नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2010 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। इस प्रश्न पत्र में शामिल प्रश्न उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे जहां पर सिलेबस में सामान्य अध्ययन दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 बताई गई है, इसका उल्लेख कहां पर है? तो याद रखिएगा, इसका उल्लेख नारदीय भक्ति सूत्र में है। इसे नवदा भक्ति के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो आपका जवाब होगा कृष्ण। याद रखिएगा, वासुदेव का पुत्र होने के नाते इनको वासुदेव कृष्ण भी कहा गया और छांदोग्य उपनिषद में इन्हें देवकी पुत्र भी कहा गया है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो भागवत संप्रदाय है या इसको आप वैष्णव धर्म भी कहते हैं, इसका चरमोत्कर्ष किस शासक में था? तो आपका यह प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा गुप्त राजाओं के शासनकाल में। यानी अगर एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करें तो भागवत या वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष पर गुप्त राजाओं के शासनकाल में था। आप देखेंगे कि अधिकतर गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये इस बात को प्रूफ कर रहा है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो आपका जवाब होगा बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। यहां पर प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प बी। कौशाम्बी बुद्ध उदयन के शासनकाल में आए थे। आप सभी को पता है कि जो कौशाम्बी है ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया और उन्होंने मगध को अपने प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। यह भी तथ्य आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो आपका सही जवाब होगा जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प बी। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रकूट शासक थे इन्होंने हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया था। यदि हम उन राजाओं की बात करें जिन्होंने जैन धर्म को समर्थन दिया था तो उसमें अमोघवर्ष प्रथम, इंद्र चतुर्थ, कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय शामिल हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान जिनसेन निवास करते थे? तो आपका जवाब होगा अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में। और याद रखिएगा, जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की थी। यह भी तथ्य आपसे पूछा जाता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की अगर स्थापना पूछी जाए कि किसने की थी तो आपका जवाब होगा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 755 ईस्वी में की थी और इसने अपनी राजधानी मानिखेत बनाई थी। यदि पूछा जाए कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था तो आपका जवाब होगा कृष्ण तृतीय। एक प्रश्न और याद रखिएगा, आपने एलोरा का कैलाश मंदिर का नाम सुना होगा। इस एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि शक विजेता किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, शक विजेता के तौर पे चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा विकल्प सी। शक विजेता के तौर पे चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। याद रखिएगा, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, इसी कारण इन्हें शकारी के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसके शासन काल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो याद रखिएगा, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि जो बाण था इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शक विजय का उल्लेख किया है। और एक बात और याद रखिएगा, जो विकल्प में चंद्रगुप्त प्रथम का नाम दिया गया है, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और साथ ही साथ 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ भी किया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। आप देख रहे हैं कि विकल्प बी में समुद्रगुप्त का नाम दिया गया है। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के शासनकाल में हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो विकल्प डी में कुमार गुप्त का नाम लिखा हुआ है इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। इतना तथ्य आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बहुत पॉपुलर प्रश्न है। तो याद रखिएगा, दिल्ली में जो सुल्तान थे उनमें फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा विकल्प डी।
याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में काफी पॉपुलर सुल्तान था। अभी आपने देखा कि इसने बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। इसके साथ ही साथ उसने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी, जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमाओं वर्ग को राज्य के शासन में प्रधानता दी थी। यदि हम कुछ अन्य तथ्य को देखें तो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। याद रखिएगा, लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर, जिसे हव ए सर्व के नाम से जाना जाता है, यह लगाया था। जौना खां की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और एक तथ्य और याद रखिएगा कि इसने दारुल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी। और याद रखिएगा, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इतनी बात आप यहां पर फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन सा एक उच्च शिक्षित था? तो आपका जवाब होगा शेर शाह सूरी। यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। मध्ययुगीन शासकों में शेर शाह जो था, ये क्या था? उच्च शिक्षित था। डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, शेर शाह सूरी ने जौनपुर में रहकर अरबी, फारसी और इतिहास का विशेष अध्ययन किया था। जौनपुर उस समय में प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। याद रखिएगा, शेर शाह सूरी के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि इसके बचपन का नाम फरीद था। और इसका मकबरा कहां पर है? तो याद रखिएगा, सासाराम में। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। इसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को मैंने खो दिया। ठीक है, ये किसने कहा था? शेर शाह सूरी ने कहा था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? ठीक, तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। हेलियोडोरस कहां का था? तक्षशिला का निवासी था। यानी यहां प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। यहां पर एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल्क्टिस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। पहली बात। और एक बात और याद रखिएगा कि जो संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान है, यह शुंग काल में हुआ। और इसके उत्थान में विशेष योगदान किसका था? तो महर्षि पतंजलि का। याद रखिएगा, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक है। यह भी बात आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ और वासुदेव विष्णु की उपासना आरंभ हुई। यह भी फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो याद रखिएगा, जो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे वो चगताई तुर्क थे। यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या थे? चगताई तुर्क। अब यहां पर समझिए कि ये चगताई तुर्क कैसे थे। याद रखिएगा, बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और मातृपक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसमें तुर्कों और मुगलों दोनों का रक्त मिश्रित था। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली थी वह तुर्की नस्ल का चुगताई तुर्क वंश का था। और इस वंश का नाम जो है वो चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि मुगल काल में जो मनसबदारी व्यवस्था थी, इसके संदर्भ में इस कथनों की जांच करिए। इसमें पहला दिया गया है जात एवं सवार पद प्रदान किए गए थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार पद प्रदान किए गए थे। ये जो मनसब शब्द है इसका मतलब है श्रेणी या पद। ठीक है। दूसरा दिया कि मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। ये कथन बिल्कुल गलत है। तीसरा दिया है कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे। चौथा दिया गया है दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो ये गलत है, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन नहीं दिया जाता था। यहां पर पहला और तीसरा ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब जरा समझिए कि ये जात और सवार पद क्या होता था मनसबदारी व्यवस्था में। याद रखिएगा, ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये अकबर के शासनकाल से संबंधित है। ये जो जात थे ये व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता था और सवार शब्द से घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था। क्लियर है? अभी आपने जाना कि मनसबदारी व्यवस्था आनुवंशिक नहीं थी। मनसबदार की मृत्यु या उसके पदच्युत होने के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता था। मनसबदारों को
नगद या जागीर के रूप में वेतन मिलता था और इनके वेतन का कार्यालय मीर बख्शी के अधीन होता था। किसके अधीन होता था? मीर बख्शी के अधीन होता था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि किस काल में बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया गया? तो याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में जो बलबन के द्वारा सिजदा प्रथा का प्रारंभ किया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार प्रश्न संख्या 10 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यदि हम शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, यह भी बात आप याद रखेंगे। और शाहजहां ने 1636-37 में सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। सिजदा और पाबोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? बलबन ने। और इसके स्थान पर उसने चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत की। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत किसने की, तो आपका जवाब होगा शाहजहां ने। और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने को मनाही थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? पहला दिया है वो 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो यह भी बात सही है। वे सदैव डायरी रखते थे, यह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह से संबंधित है। यहां पे आप सभी को पता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। इसी को आप लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं और आगे चल के इसमें मुकदमा चला। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगे थे और जब ये लोग अदालत में प्रवेश कर रहे थे उस समय ये इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगे थे और जब ये लोग अदालत से बाहर आ रहे थे तो इन्होंने साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सर्वाहार जिंदाबाद के नारे लगाए थे। याद रखिएगा ये जो इंकलाब जिंदाबाद है इसकी रचना बेसिकली मोहम्मद इकबाल ने की थी और इसे नारे के तौर पर पहली बार प्रयोग भगत सिंह के द्वारा किया गया था। आप सभी को पता है कि लाहौर षड्यंत्र के तहत ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। आपको मैंने बताया था कि बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास मिला था और याद रखिएगा इस सजा के दौरान जब राजनीतिक कैदी की मांग की गई थी उस मांग को मनवाने के लिए इन लोगों ने भूख हड़ताल किया था जिसमें जतिन प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। यह भी फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बीना दास ने अपनी उपाधि ग्रहण करते समय दीक्षांत समारोह में अंग्रेज गवर्नर के ऊपर गोली चला दी थी। नाम है बीना दास। अब यहां पर एक फैक्ट याद रखिएगा, इस समय बंगाल में हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ और अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की। दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 युवतियों ने, जिनका नाम है सुनीति चौधरी और शांति घोष, इन्होंने कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी और फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह की उपाधि के दौरान गवर्नर को गोली मारी। इन सभी एक्टिविटी को आप याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो याद रखिएगा तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यह प्रश्न संख्या 14 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो तात्या टोपे यानी जिनका नाम वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ग्वालियर पतन के बाद ये अप्रैल 1859 में नेपाल चले गए थे। इनके एक जमींदार मित्र थे जिनका नाम था मान सिंह। मान सिंह ने इनके साथ विश्वासघात कर दिया और ये सूचना लीक कर दी। उसके बाद तात्या टोपे पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई। तात्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना थी। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? रास बिहारी बोस ने। ये रास बिहारी घोष जो थे इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? आरबी घोष। इस प्रकार प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा विकल्प डी। याद रखिएगा ये जो सूरत अधिवेशन 1907 जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, ये अधिवेशन पहले नागपुर में होने वाला था। याद रखिएगा स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर कांग्रेस में ये विभाजन हुआ और ये गर्म दल और नरम दल में बटा। याद रखिएगा यही कारण था कि सूरत की कार्रवाई जो थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई और बाद में इस अधिवेशन को पुनः मद्रास में आयोजित किया गया। याद रखिएगा कांग्रेस के विभाजन के बाद नरम पंथियों का कांग्रेस पर प्रभुत्व हो गया था।
यहां विकल्प में कुछ और नाम आपको दिए गए हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी। तो जरा दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता के बारे में देख लीजिए। दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, 1893 के लाहौर अधिवेशन और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की। यदि हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और अभी आपने देखा कि आरबी घोष यानी रास बिहारी घोष ने 1907 के कांग्रेस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 16 देखिए, पूछा जा रहा है कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। क्लियर है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? टीबी सप्रू ने उनकी वकालत की थी, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 16 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के द्वारा समर्पण करने के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ यानी सरकार के प्रति जो विश्वास था उसको तोड़ने का आरोप लगाते हुए लाल किले में उन पर के ऊपर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद पूरे देश में आंदोलन हुआ और कांग्रेस ने आईएनए यानी आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए एक समिति की स्थापना की थी, जिसको आजाद हिंद बचाओ समिति के नाम से जानते हैं। इस आजाद हिंद बचाओ समिति में वकीलों का जो पैनल था उसमें भूलालाल देसाई थे। उनके सहयोग के लिए तेज बहादुर सप्रू, काटजू, जवाहरलाल नेहरू अदालत में बहस की। याद रखिएगा आजाद हिंद फौज के सिपाही सरदार कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम सहगल शहनवाज पर मुकदमा चलाया गया और संक्षिप्त मुकदमे के बाद इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। सरकार के इस निर्णय से पूरे देश में अलग अलग जगह पर विद्रोह प्रदर्शन हुआ और अंततः वायसराय ने अपना विशेष अधिकार प्रयोग करते हुए तीनों को फांसी की सजा से मुक्त किया। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में निश्चित किया गया। तो याद रखिएगा जो सीधी कार्रवाई दिवस है यह मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को किया गया, यानी यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस। अब यह प्रश्न उठता है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य क्या था। तो सांप्रदायिक दंगे फैलाना और आतंक का माहौल बनाकर यह सिद्ध करना कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया। तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। अब इस मुक्ति दिवस का उद्देश्य क्या था। तो उस समय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था और इस खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। तो आप मुस्लिम लीग के द्वारा मनाए गए इन दोनों दिवस को याद रखेंगे, सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को और मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था चुनाव में। यह प्रश्न संख्या 18 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो पट्टाभी सीतारामैया थे इनको गांधी जी ने चुनाव लड़ाया था, यानी ये गांधी जी के समर्थक थे। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार थे त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। इसके पहले उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की थी। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार गए। गांधी जी ने इस हार को व्यक्तिगत हार से जोड़कर देखा और यहीं से यह विवाद प्रारंभ हुआ और अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफा देने के बाद यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो आपका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्लियर है? जरा विकल्प में दिए गए अन्य अधिवेशन पर भी चर्चा कर ली जाए। यहां विकल्प ए में देखिए हरिपुरा अधिवेशन 1938 दिया है। मैंने अभी आपको बताया कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के पहले हरिपुरा अधिवेशन 1938 की भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। याद रखिएगा यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हरिपुरा कहां पर है। तो हरिपुरा गुजरात में है। और यदि आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरी कहां पर है तो याद रखिएगा जबलपुर मध्य प्रदेश में त्रिपुरी था। अगर आपसे पूछा जाए कि लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी तो यह कई बार चर्चा में आ चुका है, जवाहरलाल नेहरू ने। और मद्रास अधिवेशन 1927 की, तो याद रखिएगा ये अधिवेशन कम आया है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता की गई थी। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। पहला दिया है लाला लाजपत राय के द्वारा पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये गलत है। याद रखिएगा ये जो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था ये किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
और जो बी विकल्प में दादा भाई नौरोजी के साथ अनहैप्पी इंडिया लिखा है ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो अनहैप्पी इंडिया है ये लाला लाजपत राय के द्वारा है। ठीक है, तो यानी यहां पर ए और बी दोनों गलत है। अगर हम सी विकल्प की बात करें तो रफीक जकारिया के साथ द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखा हुआ है, ये यहां पर प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और डी विकल्प में लिखा है सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध किससे है? राम मनोहर लोहिया से। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन का संबंध राम मनोहर लोहिया से। इस प्रकार प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां एक जगह देख लीजिए, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। यहां पर एक तथ्य और आप शामिल कर लीजिएगा, यदि आपसे लाला लाजपत राय की बात की जाए तो पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियाज ये भी लाला लाजपत राय से संबंधित है। और दादा भाई नौरोजी का आपने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया देखा, इसी के साथ साथ राष्ट्र गोफ्तार ये भी किससे संबंधित है? दादा भाई नौरोजी से। ये भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 देखिए, पूछा जा रहा है कि 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए अभी जब एक्सप्लेन किया गया था तो वहां पर विकल्प में था और चर्चा की गई थी कि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस प्रकार यहां पर विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो लाहौर अधिवेशन 1929 था ये बहुत पॉपुलर अधिवेशन है। जरा इसके पहले की स्थिति को देखिए, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 साल की जो अवधि थी जिसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, वो समाप्त होने के बाद 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन हुआ। और इस लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, इसमें कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। अब वो प्रस्ताव क्या क्या थे? पहला प्रस्ताव था कि नेहरू समिति की जो रिपोर्ट है उसको निरस्त घोषित किया गया। ठीक, यानी अब डोमिनियन स्टेट की बात नहीं होगी। दूसरी बात कि लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द को अब किस अर्थ में लिखा गया? पूर्ण स्वतंत्रता, यानी पूर्ण स्वराज होगा। अब इस बात का प्रस्ताव पारित हुआ और इसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में ही लाहौर की रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा भी जवाहरलाल नेहरू ने फहराया, ये भी तथ्य आपसे पूछा जाता है। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है 26 जनवरी 1930 से। एक बात और याद रखिएगा, यही कारण है कि जो अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ वो 26 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई। यहां पर विकल्प में कुछ अन्य नाम दिए गए हैं, जरा इनकी भी अध्यक्षता के बारे में देख लीजिए। जैसे मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू ने 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की और इसके बाद उन्होंने 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। विकल्प बी में सी आर दास का नाम लिखा हुआ है। आप सभी को पता है कि सी आर दास ने 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यदि हम जवाहरलाल नेहरू के 1929 के अधिवेशन के अलावा अध्यक्षता की बात करें तो याद रखिएगा इन्होंने 1936 के लखनऊ अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी और साथ ही साथ 1937 के फैजपुर अधिवेशन की भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आप सभी को पता है कि फैजपुर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था। क्लियर है? और जो डी विकल्प में एस सी बोस का नाम दिया गया है, तो ये क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 हरिपुरा अधिवेशन और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर है? इस प्रकार से जब भी आपको प्रश्न मिले तो आप उसको 360 डिग्री में कोरिलेट करके जरूर समझें। अगला है प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि फॉन का किसका स्थानीय पवन है, यानी फॉन जो एक स्थानीय पवन है ये कहाँ की स्थानीय पवन है? तो आपका जवाब होगा स्विट्जरलैंड की, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अब जरा इसको समझिए, ये जो फॉन स्थानीय पवन है ये दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली एक शुष्क और गर्म पवन है, पहली बात। अब ये कहां कहां से होकर बहती है? तो स्विट्जरलैंड, दक्षिणी जर्मनी, पश्चिमी ऑस्ट्रिया से होकर ये बहती है और आल्प्स पर्वत पार करके उत्तरी इटली तक ये पहुंच जाती है। याद रखिएगा, फॉन का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो स्विट्जरलैंड में है, इसलिए यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया है नाथुला। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बताया जा रहा है, जो कि गलत है। नाथुला दर्रा कहां पर है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। यहां प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प सही हो जाएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। यदि हम अन्य दर्रों की बात करें तो पहला दिया गया है विकल्प बी में लिपुलेख दर्रा। याद रखिएगा ये जो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में कहां पर? पिथौरागढ़ में। याद रखिएगा ये जो लिपुलेख दर्रा है ये मानसरोवर से जोड़ता है। ठीक है, जो मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्री हैं वो लिपुलेख दर्रा से होकर जाते हैं। दूसरा दिया है जो सी विकल्प में रोहतांग दर्रा। ये जो रोहतांग दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में।
क्लियर है? याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा भी है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगर हम रोहतांग दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी पर है। कुल्लू, लाहुल और स्पीति ये घाटियों को जोड़ता है कौन? रोहतांग दर्रा। अगर हम पालघाट दर्रे की बात करें तो पालघाट दर्रा केरल में है, ठीक। और याद रखिएगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में। क्लियर है? यहां पर याद रखिएगा अगर हम नाथुला दर्रे की बात करें, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि ये सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये नाथुला दर्रा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है और वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है वो इसी मार्ग से होकर हो रहा है, ठीक। तो याद रखेंगे जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में है। इसी के साथ साथ जेलेपला दर्रा भी पूछा जाता है, ये भी सिक्किम में है, ये भी बात आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 23 देखिए, पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये कथन बिल्कुल सही है और ये प्रश्न रिपीटेड है। आप देख रहे हैं कि पिछले ही प्रश्न पत्र में आपने इसको पढ़ा था और कारण बताया जा रहा है कि वो छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। तो ये कारण भी सही है, यानी प्रश्न संख्या 23 का कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 23 का ए विकल्प सही हो जाएगा। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि डेल्टा और एस्चुअरी का ये निर्माण भी करती हैं अलग अलग तरीके से। अगला है प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यहां पर शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 24 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो शिवालिक श्रेणी है ये हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है जो कि दक्षिण में धौलाधर से शुरू होकर उत्तर में कांगड़ा तक फैली हुई है। क्लियर है? अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 1500 से 2000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति प्लियोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। याद रखिएगा यह नवीन वलित पर्वत में सबसे ऊंचा पर्वत है। शिवालिक पहाड़ियों को उप हिमालयी श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी या बाय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? इतनी बात यहां पर आप याद रखेंगे। जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। पहला दिया गया है विंध्य। याद रखिएगा ये जो विंध्य है ये मालवा पठार के दक्षिण में इसका विस्तार है। क्लियर है? अगर हम बात करें अरावली की तो अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। और दूसरी बात याद रखिएगा जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, उसी प्रकार से भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। क्लियर है? और अगर हम अन्नामलाई की बात करें तो अन्नामलाई क्या है? अन्नामलाई नीलगिरी के दक्षिण में है, ठीक। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? अनाईमुड़ी, ठीक। और अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और यदि हम अन्नामलाई के दक्षिण की बात करें तो इसके दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ियां हैं जिनको इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो एक क्रम पूछा जाता है आपसे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण का। तो आपको क्रम पता चल गया कि नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई और अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम। क्लियर है? इतनी बात आप यहां से कोरिलेट करके याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 25 देख। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? अधिपादप मुख्यतः विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब होगा विकल्प डी। याद रखिएगा ये जो अधिपादप है इनको इंग्लिश में एपीफाइट कहा जाता है, ठीक। और ये पौधे दूसरे जीवित पौधे पर उगे यानी लगे होते हैं। याद रखिएगा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर होते हैं। क्लियर है? इनको वायवीय पादप भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती हैं। ये मुख्यतः वनस्पति वनों में पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत आर्कटिक्स के पौधे आते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप यहां पर अधिपादप के बारे में याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 26 देखिए। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। जूट, जूट को आप पश्चिम बंगाल से सुमेलित करेंगे। यहां ए को आप किससे सुमेलित करेंगे? तीसरे के साथ। चाय, चाय को आप असम के साथ यानी बी को आप पहले के साथ। रबर, रबर को आप केरल के साथ यानी सी को दूसरे के साथ। गन्ना, गन्ना को आप उत्तर प्रदेश के साथ यानी चौथे के साथ। इस प्रकार जो आपका कूट बनेगा वो 3 1 2 4 का बनेगा और यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 27 में एक फसली कृषि की क्या विशेषता है? तो याद रखिएगा एक फसली कृषि व्यापारिक अन्य कृषि की, ठीक है। ये व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता है यानी यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा जो एक फसली कृषि है ये व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता होती है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? इस कृषि में एक वर्ष में एक फसल का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है, ठीक। तो जो नई रिपोर्ट आई है इसके संदर्भ में जरा इस फैक्ट को देख लीजिए। तो जो वन रिपोर्ट 2021 आई है इसके अनुसार भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टिकोण से अगर देखें तो देश में पहला स्थान किसका है? मिजोरम का है, ठीक। तो इस प्रकार यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा यहां पर कुल भू क्षेत्र का
84.53% भाग वन आच्छादित है। कहां पर? मिजोरम में। यदि हम इस वन रिपोर्ट के आधार पर दूसरे स्थान पर देखें तो दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर मेघालय है और चौथे स्थान पर मणिपुर है। यानी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से पहले स्थान पर मिजोरम, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर मेघालय और चौथे स्थान पर मणिपुर है। ये बिल्कुल आप स्पष्ट याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। देखिए ये प्रश्न कई बार हो चुका है। देखिए हीरा, तो हीरा को आप किससे कोरिलेट करेंगे? कार्बन से, यानी आप ए को चौथे के साथ कोरिलेट कर देंगे। संगमरमर, तो संगमरमर को आप कैल्शियम के साथ, यानी बी को आप पहले के साथ। रेत की बात करें तो रेत को आप किससे करेंगे? सिलिकॉन, यानी सी को दूसरे के साथ। और माणिक्य अर्थात रूबी को आप किसके साथ कोरिलेट करेंगे? एल्यूमिनियम के साथ, यानी डी को आप तीसरे के साथ। और जो आपका कूट बनेगा वो 4 1 2 3 का बनेगा, 4 1 2 3 का, यानी बी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि कोयले के अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का प्रमुख घटक है। तो बिल्कुल बात सही है, यानी जो रेलवे का अंतरराज्यीय परिवहन होता है उसमें कोयले का, उसमें रेलवे प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि बंगाल झारखंड कोयले की खादानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। ठीक, तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी बंगाल और झारखंड की जो कोयला खदानें हैं ये पश्चिमोत्तर राज्य में कोयला की आपूर्ति करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कारण बिल्कुल सही दिया गया है, मतलब स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहां पर कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आप यहां पर बी विकल्प सही करेंगे। प्रश्न संख्या 30 का बी। ए और बी दोनों इंडिविजुअल कैपेसिटी में सही स्टेटमेंट है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, अभी आपने स्टेटमेंट में जाना कि जो कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन है उसमें रेलवे की प्रमुख भूमिका है। ये परिवहन का 60% हिस्सा कवर करता है। याद रखिएगा, देश की प्रमुख कोयला खदानें पश्चिमोत्तर राज्य को कोयले की आपूर्ति करती हैं। यदि हम भारत की अपनी व्यावसायिक ऊर्जा में कोयले की हिस्सेदारी की बात करें तो ये 50.7% है। यदि हम कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो वर्तमान स्थिति के अनुसार जो कोयले का उत्पादन है उसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, तीसरे नंबर पे यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, तीसरे नंबर पे झारखंड है और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये मैं आर्थिकी 2022-23 के डेटा को कोट कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें नया डेटा दिया गया है। इसमें कोयले के उत्पादक राज्यों का जो क्रम है वो छत्तीसगढ़ पहला, दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे पे झारखंड और चौथे पे मध्य प्रदेश है। क्लियर है? तो इसको इस तरह याद रखेंगे आप। प्रश्न संख्या 31 देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का भाग का सही क्रम क्या है। तो देखिए इसके करंट डेटा को यहां पर आप देख लीजिए। वर्तमान में भारत में कुल जो स्थापित ऊर्जा क्षमता है वो 403.76 गीगावाट की है, पहली बात, जिसमें जो तापी ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन है वो है 59.9% का, यानी 59.9% का। यदि हम पन बिजली की बात करें तो पन बिजली का कंट्रीब्यूशन है 11.9% का, अक्षय ऊर्जा 26.5% और परमाणु ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन 1.7% है। इस प्रकार जो क्रम बन रहा है वो तापीय, जलीय, वायु और आणविक का बन रहा है और यहां पर ए विकल्प आपका सही हो रहा है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 32। पूछा जा रहा है कि भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन है। तो देखिए अभी चर्चा हुई है, उत्पादन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, उड़ीसा दूसरे पे है, झारखंड तीसरे और चौथे पे मध्य प्रदेश है। इस प्रकार यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जा रहा है? यहां पर आपका जो है विकल्प डिस्प्यूटेड दिख रहा है। हाँ, यहां पर ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो यहां पर इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, यहां पर भी थोड़ा इसको आप सही कर लेंगे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश है। अगर हम कोयले के भंडार के दृष्टिकोण से देखें तो कोयले के भंडार के दृष्टिकोण में झारखंड नंबर 1 पे, उड़ीसा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 33। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ कोयला उत्पादक क्षेत्र है, दूसरी तरफ कोयला खदान है। तो देखिए दामोदर घाटी, तो दामोदर घाटी से कौन कोरिलेट होगा? बराकर, यानी यहां पर ए को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम सोन घाटी की बात करें तो सोन घाटी को आप उमरिया के साथ कोरिलेट करेंगे, यानी बी को आप तीसरे के साथ। यदि हम गोदावरी की बात करें तो गोदावरी को आप सिंगरेनी के साथ कोरिलेट करेंगे, यानी सी को चौथे के साथ। और महानदी की बात करें तो महानदी तलचेर यानी तालचेर से, यानी डी को आप पहले के साथ। तो आपका सही सुमेलित क्या बन रहा है? 2 3 4 1। देखिए यहां पर विकल्प ए दिया गया है, 2 3 4 1। इस प्रकार प्रश्न संख्या 33 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखिए, पूछा जा रहा है कि इन कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट की पहचान करिए। ठीक, पूछ रहा है लौह अयस्क में सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक का है। तो देखिए इसको जरा नए डेटा के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। इस प्रश्न में जो नया डेटा उसको देखिए। देखिए जो लौह अयस्क का भंडार है, मैं अभी इसको आपको कोरिलेट कर दे रहा हूं। जो लौह अयस्क का जो उत्पादन की दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक बात स्पष्ट याद रखिएगा, इसमें नंबर 1 पर उड़ीसा है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है,
तीसरे पे कर्नाटक है और चौथे पर झारखंड है। ये मैं करंट डेटा को कोट कर रहा हूं लौह अयस्क के उत्पादन राज्यों में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप चाहें तो नोट डाउन कर लेंगे। नंबर 1 पर उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है और चौथे नंबर पे झारखंड है। अगर बात करें लौह अयस्क के संचित भंडार की, तो यहां पर आप देखिए नंबर 1 पे कर्नाटक आ जाएगा, दूसरे नंबर पे उड़ीसा आ जाएगा, तीसरे नंबर पे झारखंड और चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, तो इस डेटा को आप याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, महाराष्ट्र की। ठीक, यानी प्रश्न संख्या 35 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत में लगभग 63.32 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जिसमें सर्वाधिक लंबाई 2 राज्य है, जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है। वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन है, ये विश्व में वन आवरण के सर्वोच्च प्रतिशत से संबंधित है, यानी यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च प्रतिशत पूछा जा रहा है वन आवरण का, यानी ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए यहां पर डी विकल्प दे रहा है, जो कि ठीक नहीं है। यह जैव विविधता और इस आधार पर यह सर्वाधिक होगा। प्रश्न संख्या 37 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? तो यहां पर देखिए अम्लीय वर्षा से प्रभावित होने वाले में कनाडा बिल्कुल सही है, नॉर्वे भी है, स्वीडन भी है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम नहीं है। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन ये यहां पर अम्लीय वर्षा से ज्यादा प्रभावित है। प्रश्न संख्या 37 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर इनके अलावा बात की जाए तो फिनलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली जैसे देश भी इस वर्षा से प्रभावित है। ठीक है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अम्लीय वर्षा की, तो याद रखिएगा अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा, ये कई बार साइंस से कोरिलेट करके आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, पूछा जा रहा है कि लौह अयस्क से संबंधित फ्रांस का कौन सा स्थान है यूरोप में? ठीक है, तो जरा इसके नए डेटा को देख लीजिए कि विश्व में लौह इस्पात का क्या योगदान है। क्लियर है? तो देखिए लौह अयस्क का यदि हम वैश्विक परिदृश्य में पहले देख लें कि लौह अयस्क का जो संचित भंडार है वो कहां पर सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा लौह अयस्क का संचित भंडार ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पे ब्राजील है, तीसरे नंबर पे रूस है, चौथे नंबर पे चीन है। ठीक है, और यहां पर याद रखिएगा कि भारत लौह अयस्क के संचित भंडार के मामले में वर्तमान डेटा के अनुसार 5वें स्थान पर है। क्लियर है? यदि हम लौह अयस्क के उत्पादन में बात करें तो उत्पादन और संचित भंडार दोनों में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे उत्पादन में चीन है, तीसरे नंबर पे उत्पादन में ब्राजील है और चौथे नंबर पे उत्पादन में भारत है। यानी एक फैक्ट यहां पर भारत के संदर्भ में आपको याद रखना होगा कि लौह अयस्क के संचित भंडार में भारत का 5वां स्थान और लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का 4था स्थान है। यदि हम वर्ल्ड स्टील ऑर्गेनाइजेशन 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो यूरोप में जो लौह उत्पादक देशों का क्रम है उसमें रूस है नंबर 1 पर, उसके बाद जर्मनी, तुर्की, इटली, यूक्रेन, फ्रांस और उसके बाद स्पेन का आता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ उद्योग है। पहला दिया गया है नगोया, तो नगोया किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र के लिए फेमस है, इसलिए यहां पर ए को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम सलेम की बात करें तो सलेम का संबंध जो है ये लौह एवं इस्पात से है, यानी आप बी को पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम लॉस एंजल्स की बात करें तो लॉस एंजल्स का संबंध किससे है? हवाई जहाज से है, यानी आप यहां पर सी को दूसरे के साथ। आबादान की बात करें तो ये तेल शोधन से संबंधित है, यानी डी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। तो यहां पर आपका सही कोड क्या बन रहा है? 3 1 2 4 का। इस प्रकार प्रश्न संख्या 39 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 3 1 2 4, यानी डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। यहां पर भी आपको सूची को सुमेलित करना है। दिया गया है रबर। अब देखिए रबर की फसल किस क्षेत्र से संबंधित है देश से? तो आपका जवाब होगा मलेशिया से, यानी ए को आप चौथे के साथ कोरिलेट कर देंगे। कहवा की बात करें तो कहवा को आप किससे कोरिलेट करेंगे? कोलंबिया से, यानी बी को आप तीसरे के साथ। यदि हम जैतून की बात करें तो आप इसको सीधे इटली के साथ कोरिलेट करेंगे, और गन्ना की बात करें तो गन्ना को आप मॉरिशस से, यानी डी को पहले से। तो सही कोड क्या बन रहा है? 4 3 2 1 का। तो यहां पर देखिए विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, 4 3 2 1। प्रश्न संख्या 40 का विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखिए, पूछा जा रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का अनुपात क्या था, यानी यहां पर लिंगानुपात पूछा जा रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो याद रखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार, और वो भी कहां का पूछा जा रहा है? उत्तर प्रदेश का। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? 898, यानी 898 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुष पर, यानी यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, 898। ठीक, अब यहां पर एक बात और याद रखिए, आपने 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 898 तो देख लिया,
लेकिन अब आपको 2011 के बारे में भी याद रखना होगा। तो 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है वो है 912। यदि आपसे 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 902। तो आप इन तीनों डेटा को यहां पर याद रखेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। पूछा जा रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहां पर आप देखिए, पहला दिया है 2001 की जनगणना के अनुसार दे रहा है। तो देखिए ये फैक्ट बहुत कोई वो नहीं है, यहां पर आपको 2011 के संदर्भ में याद रखना होगा। आइए कुछ बातें हम 2001 से कोरिलेट करते हुए इस पूरे फैक्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि 2001 के अनुसार प्रदेश में 20.78% जनसंख्या नगरों में थी और 79.2% यानी 79.2% जनसंख्या गांव में थी 2001 के अनुसार। यदि हम प्रदेश में साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता 68.8% और महिला साक्षरता 42.2% थी। यदि हम जनघनत्व की दृष्टि से देखें तो 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का 9वां स्थान था और प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। ठीक, इतनी बातें आपने 2001 की जनगणना के अनुसार देखी। यहां पर आपको यही फैक्ट 2011 के अनुसार याद रखना होगा। क्लियर है? यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो उत्तर प्रदेश में 77.73% जनसंख्या गांव में निवास करती है और 22.27% जनसंख्या नगरों में। इसको अगर ओवरऑल ले लिया जाता है तो कई बार आपने देखा होगा 22.3% दिखा है। ठीक है, तो आप ये मोटा मोटा आंकड़ा याद रखेंगे। दूसरी बात, अब आइए साक्षरता की बात करते हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता की बात करें तो 67.72% है। अगर हम इसको पुरुष और महिला में डिवाइड करें तो पुरुष साक्षरता कितनी है 77.3 और महिला साक्षरता कितनी है 57.2%। ठीक है, याद रखिएगा प्रदेश का जो औसत जनघनत्व है वो कितना है तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि हम देश के राज्यों में जनघनत्व के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान की बात करें तो ये चौथे स्थान पर है। यदि हम प्रदेश की न्यूनतम आबादी की बात करें तो न्यूनतम आबादी वाला जिला महोबा है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहां पर ये फैक्ट आप बिल्कुल क्लियर याद रखेंगे। और आपने देखा कि 2001 की जनगणना के अनुसार भी न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में पूछा जा रहा है कि भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि गंगा यमुना दोआब और तमिलनाडु के क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 43 का यहां पर पहला और चौथा डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र इसमें शामिल होता है। प्रश्न संख्या 44 देखिए, ये कथन और कारण से संबंधित है। कथन में पूछा जा रहा है कि भारत के बृहत नगरों में जनसंख्या वृद्धि में भिन्नता पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है, यानी यहां पर कथन बिल्कुल आपका सही है। कारण में बताया जा रहा है कि 2001 जनगणना के अनुसार भारत में 4 बृहत नगर हैं। तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार जो बृहत नगर की संख्या थी वो थी 7। तो यहां पर कारण का जो स्टेटमेंट है वो स्वतः ही गलत है, यानी यहां पर ए सही है लेकिन आर गलत है। इस प्रकार यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहां पर एक बात समझिएगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार बृहत नगरों की संख्या 7 थी और जो 2001 में मेगा सिटी का मानक था वो था 40 लाख अर्थात 4 मिलियन। यदि हम 2011 के अनुसार मेगा सिटी के मानक जनसंख्या को देखें तो ये 1 करोड़ कर दिया गया, यानी 10 मिलियन। और इस आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में 3 नगरीय संकुलन मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला है बृहत मुंबई, जिसकी पॉपुलेशन है 18.41 मिलियन। दूसरे स्थान पर दिल्ली है और तीसरे स्थान पर कोलकाता है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति में ये 3 नगरीय संकुलन मेगा सिटी में आते हैं। यदि हम 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की बात करें तो 2001 के अनुसार तो इनकी संख्या 7 थी, लेकिन 2011 के अनुसार संख्या अब बढ़ के 9 हो गई है। अब जरा इन 9 सिटी को देख लीजिए। पहले नंबर पे बृहत मुंबई है, दूसरे नंबर पे दिल्ली हो जाएगा, तीसरे नंबर पे कोलकाता हो जाएगा, चौथे नंबर पे चेन्नई हो जाएगा, 5वें नंबर पे बेंगलुरु, 6वें नंबर पे हैदराबाद, 7वें नंबर पे अहमदाबाद, 8वें नंबर पे पुणे और 9वें नंबर पे सूरत हो जाएगा। इस प्रकार 9 नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 40 लाख से ज्यादा है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 45। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा अब वो लक्षित वर्ष क्या हो गया 2070, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 45 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुई थी और इसका लक्ष्य था कि 2045 तक हम जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर लेंगे, जिसे 2010 में बढ़ाया गया, यानी इस डेडलाइन को 2010 में बढ़ाकर 2017 कर दिया गया। 2010 में बढ़ाकर इसको क्या कर दिया गया 2045 से 2070 कर दिया गया। देश में जो पहली जनसंख्या नीति है वो कब आई थी? तो वो आई थी 1976 में। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46। पूछा जा रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार
साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या स्थान है? तो देख लीजिए 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम उत्तर प्रदेश की साक्षरता में स्थान देखेंगे तो 31वां स्थान था, ठीक है, यानी यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो कई बार चर्चा हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है, 67.7। अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77.3 और स्त्री साक्षरता की बात करें तो 57.2% रही। यदि हम प्रदेश की कुल साक्षरता का राष्ट्रीय औसत देखें तो ये क्या है, 5.3% कम है, यानी जो प्रदेश की कुल साक्षरता है वो राष्ट्रीय साक्षरता से 5.3% कम है। यदि हम 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता को ध्यान में रखें तो इसमें 11.34% की बढ़ोतरी हुई है। जो मूल प्रश्न में पूछा गया था कि देश में साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 2001 की जनगणना के अनुसार क्या स्थान है, तो आपने बताया था 31वां। 2011 की जनगणना के अनुसार यह स्थान अब 29वां हो गया है। क्लियर है? आपको पता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती। मैंने आपसे ये बात कई बार कही है कि जो सर्वाधिक और न्यूनतम का जो आपके पास आंकड़ा है इसमें आप मिनिमम 3 जिले याद रखेंगे। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? नंबर 1 पे आप गौतम बुद्ध नगर को रखेंगे, दूसरे नंबर पे आप कानपुर नगर को, तीसरे नंबर पे आप औरैया को रखेंगे, चौथा भी जानना हो तो इटावा है। अगर हम न्यूनतम साक्षरता जिले की बात करें तो उसमें आपने देखा कि श्रावस्ती है, दूसरे नंबर पे बहराइच हो जाएगा, तीसरे नंबर पे बलरामपुर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 47। पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। ठीक, श्रीलंका दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। प्रश्न संख्या 47 का डी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, देखिए श्रीलंका में कुल जनसंख्या में कितने लोग किस किस एज के कितने प्रतिशत है, ये डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बहुत लेंदी डेटा हो जाएगा। आपके पास डेटा याद रखने के लिए बहुत कम नहीं है कि ये भी इसको रखा जाए। बस इतनी बात याद रखिएगा कि इसमें श्रीलंका जो है सर्वाधिक प्रतिशत वाला है। भारत की स्थिति को याद में रखिए कि भारत की लगभग 6% जनसंख्या 65 वर्ष या उससे अधिक की है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 48। पूछा जा रहा है कि विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है, किस चीज के द्वारा? तो याद रखिएगा सामाजिक सुरक्षा के द्वारा विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है। यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 देखिए, पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से अवरोही क्रम क्या है? क्लियर है? तो देखिए यहां जो डेटा है उसके अनुसार आपका जो सही जवाब होगा वो विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की जो विश्व नगरीकरण संभावनाएं रिपोर्ट है 2018 के अनुसार, उसके आधार पर अगर हम अवरोही क्रम देखें तो पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, फिर भारत और फिर श्रीलंका का स्थान आता है। इस प्रकार यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, इसमें नवीन डेटा देख लिया जाएगा, अगर नवीन डेटा होगा तो वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 50। पूछा जा रहा है कि भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि भारत में जो नगरीकरण का स्तर है वो चीन से नीचा है। कारण बता रहा है कि भारत नगर कम नियोजित है। देखिए ये कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो कारण में स्टेटमेंट लिखा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। यहां पे ये नहीं बताया जा रहा है कि नगरीकरण में चीन से भारत नीचा है तो क्या कारण है या कितना नीचा है, ये सब फैक्ट नहीं है। यहां पे बताया जा रहा है कि भारत नगर कम नियोजित है। ठीक है, तो यहां पर ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें क्योंकि आप प्रश्न को जानते हुए भी फिर आप गलत कर देते हैं। तो इस तरह से आप पहले डेटा को देख लें कि जो कारण में दिया है क्या वो कथन से कोरिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि हम संयुक्त राष्ट्र के विश्व नगरीकरण संभावना रिपोर्ट 2018 को देखें तो चीन का जो नगरीकरण है वो है 59.15% और भारत का नगरीकरण है 34.03%। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 51। पूछा जा रहा है कि भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वो कौन सा है? तो देखिए ये जो न्यूनतम यौन अनुपात है अगर आप 2011 के अनुसार देखेंगे तो दमन एवं दीव हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये न्यूनतम यौन अनुपात है। देखिए यहां पर एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में आपको केंद्र शासित प्रदेश और लिंगानुपात 2011 के अनुसार बताया जा रहा है। तो देखिए दमन और दीव का कितना है? 618, यानी यहाँ पर दमन और दीव का सबसे कम है। तो यही न्यूनतम आपसे पूछा गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे दादर नगर हवेली और उसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ आ जाएगा। क्लियर है? देखिए जो 2011 की जनगणना के अनुसार यदि आपसे शीर्ष पूछा जाता लिंगानुपात तब आप क्या बताते? तो शीर्ष लिंगानुपात में आप नोट डाउन कर लेंगे अगर आपको याद नहीं होगा तो। इसमें पुडुचेरी नंबर 1 पे है, यानी सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, यूटी की बात हो रही, यूनियन टेरिटरी के, इसमें पुडुचेरी नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है और चौथे नंबर पे दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 52।
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, अब देखिए ये पुराना डेटा दिया जा रहा है। ठीक है, अब इतना पुराना आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको इसका जो नया अपडेट है उसको आप देख लीजिए। याद रखिएगा, भारत में नगरीय जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार अगर हम 1961 से 2001 की बात करें तो इसमें तमिलनाडु ने नगरीकरण के अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की थी। एक बात। दूसरी बात कि भारत में जो नगरीकरण का जो औसत आकार है उसका जो न्यूनतम जनसंख्या वो है 5000। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगर हम यहाँ पर नगरीय वर्ग को देख लें तो वर्ग 1 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या के आकार वाले रखे जाते हैं, दूसरे वर्ग में 50,000 से 99,999, तीसरे वर्ग में 20,000 से 49,999, चौथे वर्ग में 10,000 से 19,999 तक, पांचवें वर्ग में 5,000 से लेके 9,999 और छठवें वर्ग में 5,000 से कम वाले। ठीक है, तो अगला देखिए प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट दिया कि भारत के उत्तरी शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात होता है। ठीक, अब उत्तरी शहरों का मतलब क्या हो गया, उत्तरी राज्य में आ जाएंगे आपका हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो लिंगानुपात है वो वास्तव में बहुत असंतुलित है, यानी यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही है। क्लियर। दूसरा देख लीजिए, कह रहा है कि पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत पूर्वी शहर बिखरे हुए हैं। तो ये भी बात सही है। पश्चिमी शहर में कौन कौन से आ जाएंगे, आपका मुंबई आ जाएगा, अहमदाबाद, गांधीनगर, यानी महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित जो शहर है वो आ जाएंगे पश्चिमी शहर में। तो वास्तव में ये केंद्रीकरण है। और इसके विपरीत अगर पूर्वी शहरों की बात कर लें आप, तो जैसे पूर्वी शहर में आपका इधर पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये उड़ीसा के इलाके, तो यहाँ पर ये बिखरे हुए हैं, यानी यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि दक्षिण में श्रम शक्ति में महिला ईसाइयों की लघु संख्या तथा उच्च शिक्षा दर के कारण बृहत्तर भागीदारी है। ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा देखिए, पूछा जा रहा है कि पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुत्तर प्रव्रजन होता है। ठीक, तो यहां पर क्या करा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुत्तर प्रव्रजन होता है, यानी जो पश्चिमी शहर हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि गुजरात और अहमदाबाद, गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित जो शहर हैं ये पश्चिमी शहर हो जाएंगे। यहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ से कम मात्रा में लोग दूसरी जगह पर जाते हैं, ये बात फैक्ट है, यानी यहाँ चौथा स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो यहाँ पहला, दूसरा और चौथा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन पर विचार दिया। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, यानी कैबिनेट मिशन योजना ने भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार दिया था। प्रश्न संख्या 54 का विकल्प सी सही हो जाएगा। जरा इसके बैकग्राउंड को देखिए। जनवरी 1946 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और उसके नेता थे एटली। इन्होंने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल, यानी जिसको आप कहते हैं कैबिनेट मिशन, इसको भारत भेजने का निर्णय किया। आपको पता है कि मार्च 1946 में कैबिनेट मंत्रियों का जो 3 सदस्यीय मिशन था वो भारत के लिए रवाना हुआ। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने हेतु शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना है। क्लियर है। अब देखिए यहां से क्या क्या और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कैबिनेट मिशन के तहत ये पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन में जो अभी हमने आपको कोरिलेट करके बताया कि 3 सदस्यीय मिशन था ये, तो इसमें कौन कौन लोग थे और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स इसमें थे, पैट्रिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ये 3 लोग थे और अध्यक्षता कौन कर रहा था, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 55। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की दी थी। तो यानी कि भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है वो किस भारत सरकार अधिनियम के तहत आया, तो आपका जवाब होगा 1935 के तहत। यानी प्रश्न संख्या 55 का सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यहां पर भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। यदि हम 1935 के अधिनियम के अन्य प्रावधानों को देखें तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। 1935 अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता मिली थी। क्लियर। दूसरी बात कि केंद्र सरकार की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी। संघ में प्रशासन के विषय 2 भागों में विभक्त थे, एक था हस्तांतरित विषय और दूसरा था आरक्षित विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और जनजातीय क्षेत्र इसमें शामिल थे और जो बाकी क्षेत्र थे वो हस्तांतरित वर्ग में रखे गए थे। क्लियर है। एक बात और याद रखिएगा कि ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। ये भी बात आप इसके साथ याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 56। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया, यानी मूल अधिकार कहां से लिए गए। तो बहुत पॉपुलर प्रश्न है, आप सभी को पता है कि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, यानी यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 का डी विकल्प आंसर होगा।
यदि हम अमेरिका के संविधान से और क्या क्या चीजें ली गई इसको देखें तो अभी आपने मूल अधिकार तो जाना, इसके साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, उपराष्ट्रपति का पद तथा उन्हें सौंपे गए कार्य को इसमें शामिल किया गया है। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है यह भी कहां से ली गई है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका से। न्यायाधीशों के पदच्युत, वो चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, इनके पदच्युत करने की जो व्यवस्था है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्लियर है? जरा यहां पर अन्य विकल्प को भी देख लीजिए क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो जरा विकल्प में दिए गए अन्य जगहों की भी चर्चा कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। क्लियर है? एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि विधि का शासन कहां से, तो आपका जवाब होगा ब्रिटेन से। यदि पूछा जाए कि एकल नागरिकता, तब भी आपका जवाब होगा ब्रिटेन के सिद्धांत से। यदि हम विकल्प बी में दिए गए आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया इसको देखें, तो आयरलैंड के सिद्धांत से नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के सदस्य के लिए जो नामांकन है, ये सभी व्यवस्थाएं आयरलैंड से। यदि हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के लिए संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से और संघीय व्यवस्था कनाडा से। केंद्र के द्वारा जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है, इसका भी प्रावधान कनाडा से। और जो अवशिष्ट शक्ति है वो केंद्र के पास होगी, ये भी व्यवस्था कहां से? कनाडा से ली गई है। ठीक है, तो इतनी बातों को आप यहां पर कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 57 पूछा जा रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा अनुच्छेद 43 को, यानी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 43 आता है, उसमें इस बात की व्यवस्था दी गई जिसके तहत मनरेगा लाया गया। अब ये समझिए कि जो अनुच्छेद 43 है वो किस बात की व्यवस्था करता है, तो एक लाइन में याद रखिएगा कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था अनुच्छेद 43 में की गई है और इसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए मनरेगा जैसी स्कीम को लाया गया। इसलिए मनरेगा का कार्यक्रम किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 43 से। ठीक है, अब यहां पर कुछ बातें और आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे अगर हम बात करें अन्य अनुच्छेद की, तो आपने अनुच्छेद 43 में देखा कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि है। अनुच्छेद 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 में आरंभिक शिशु की देखरेख और 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 45 में। ये बात आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 47 की बात करें जो विकल्प सी में लिखा है, तो याद रखिएगा पोषण आहार स्तर, यानी उसके पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को किस प्रकार से अच्छा किया जाए, ऊंचा किया जाए, इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 47 में। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें कैसे सुधार किया जाए, ये राज्य का कर्तव्य होगा, ये बात भी अनुच्छेद 47 में दी गई है। जब मैंने आपसे कहा कि स्वास्थ्य में सुधार, तो इसके लिए शराबबंदी भी इसी के तहत आ जाएगी। ठीक है, यानी जो अनधिकृत औषधियां या शराबबंदी है, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। यदि हम अनुच्छेद 50 की बात करें तो बहुत पॉपुलर ये अनुच्छेद है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में दिया गया है, याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 58 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है? तो देखिए, अभी हमने आपको बताया था मद्य निषेध। ठीक है, यानी मद्यपान निषेध किसमें आ जाएगा? अनुच्छेद 47 के तहत। तो यानी ये राज्य के नीति निदेशक में है, क्योंकि आपको पता है कि राज्य का नीति निदेशक किससे है? 36 से लेकर 51 तक में है। गौ संरक्षण, आपको पता है गौ संरक्षण किसमें आता है? अनुच्छेद 48 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन, और उसमें कहा गया कि जो भी पालतू पशु हैं उनको मारने पर निषेध है, यानी ये भी इसी के अंतर्गत है। पर्यावरण संरक्षण, तो आपको पता है कि पर्यावरण संरक्षण किसमें है? तो अनुच्छेद 48 के क में है, यानी ये भी आ जाएगा। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो ये आप जानते हैं कि ये एक मौलिक अधिकार कर दिया गया। यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 58 का डी विकल्प। ये जो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है शिक्षा के लिए, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको अनुच्छेद 21 के सब क्लॉज ए में रखा गया है। इस प्रकार ये कैसा अधिकार हो गया? मूल अधिकार हो गया। क्लियर? मद्य निषेध को हमने अभी बताया, मद्य निषेध को अनुच्छेद 47 के तहत, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के क। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के तहत इसके अलावा कुछ और भी बातें अनुच्छेद 48 क में है। अनुच्छेद 48 क कहता है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, साथ ही साथ वन तथा वन्य जीव के लिए भी संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 48 में की गई है। पूरी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 59 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया? इसका मतलब यहाँ पर धन विधेयक के संबंध में जो परिभाषा है उससे संबंधित प्रश्न है, यानी ये किस अनुच्छेद में है? मैंने आपको बताया अनुच्छेद 110 में। क्लियर है? अब आइए जरा इसको देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लें, पहला दिया है कि कर से संबंधित उपबंध, तो ये उसमें शामिल है। दूसरा दिया है उधार यानी ऋण लेने के उपबंध, तो ये भी उसमें शामिल है। यदि हम बात करें संचित निधि या आकस्मिक निधि के संबंध में उपबंध, तो ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध धन विधेयक के संबंध में नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 59 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जो
अनुच्छेद 110 है, ये धन विधेयक की परिभाषा बताता है। और अनुच्छेद 109 में क्या है, तो याद रखिएगा धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 109 में। क्लियर कट समझ में आ गई। अब आइए जरा अनुच्छेद 110 में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, जरा इसको देख लिया जाए जल्दी से। पहली बात, कर लगाना, कर कम करना, बढ़ाना, उसमें कोई परिवर्तन करना, ये सभी धन विधेयक के तहत होता है। दूसरी बात, अगर भारत सरकार चाहे कि ऋण लेना है या किसी आर्थिक भार में कोई परिवर्तन करना है तो वो धन विधेयक के तहत लाएगी। तीसरी बात कि भारत की जो संचित निधि यानी आकस्मिक निधि है उसमें कुछ धन डालना हो या निकालना हो, ये भी विधेयक कैसा होगा, धन विधेयक होगा। यदि हम बात करें भारत की संचित निधि में किसी व्यय के संबंध में धन दिया जाना हो तब भी वो क्या होगा, धन विधेयक के अंतर्गत लाया जाएगा। यदि हम भारत की जमा पूंजी में किसी भी व्यय के संबंध में धन दिया जाना हो तब भी वो कैसा विधेयक होगा, धन विधेयक। भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करने या लेखों की जांच पड़ताल करनी हो तो उपरोक्त 1 से लेकर 6 में उल्लेखित विषय से संबंधित सभी चीजें क्या होंगी, धन विधेयक के तहत शामिल होंगी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60। पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो कथन दिए गए जरा इसकी सत्यता की जांच करिए। सबसे पहले बात मैं तो आपको यहां पर यह कोरिलेट कराना चाहूंगा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये किस अनुच्छेद में इसका उपबंध है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, तो याद करिए अनुच्छेद 63 में। अब आइए चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पहला दिया भारत का जो द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है वो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। और पहले कौन होते हैं, राष्ट्रपति। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद के संबंध में कोई औपचारिक कार्य यानी दायित्व नहीं होता है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करते हैं उपराष्ट्रपति, यह भी सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण या मृत्यु के कारण अगर वो सीट रिक्त हो गई तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी यहां पर जितने चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा कुछ अनुच्छेद समझ लीजिए। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ये बात आपने जान लिया। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे और ये अन्य किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहेंगे। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करेंगे, यदि राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जब वो राष्ट्रपति के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्य का पालन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 61। पूछा जा रहा है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। पहला दिया है कि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती, ये भी सही है। जो निर्वाचित होकर आएगा वो भाई इसका मतलब उसको जनता का मैंडेट मिला हुआ है। तीसरा कह रहा है कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होगी, ये गणतंत्रीय अवधारणा के अंतर्गत नहीं आता है। यहां पर आपका सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो वो गणतंत्रीय अवधारणा होगी, ये बात बिल्कुल आप अच्छे से जानते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 62। पूछा जा रहा है कि संसद के अधिकारियों में कौन सम्मिलित है। तो देखिए संसद के अधिकारियों में अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा, ये सभी आते हैं। यानी यहां पर आपका कौन सा जवाब हो जाएगा, विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। ये सभी लोग संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 63। पूछ रहा है कि भारत में संसद द्वारा बधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था, कब। तो आपका जवाब क्या होगा, ये अधिनियम पारित किया गया था 1976 में। यानी यहां पर आपका बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 63 का। अब जरा समझिए कि ये जो बधुआ मजदूरी संबंधित नियम है ये कैसे 1 बाय 1 आगे बढ़े। जो बधुआ मजदूरी का मुद्दा था ये एक राष्ट्रीय राजनीति में उस समय प्रमुख रूप से सामने आया और 1975 में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था उसमें इसको शामिल किया गया। बधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए बधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश जारी किया गया। बाद में इसके लिए एक अधिनियम लाया गया जिसको बधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के नाम से जानते हैं, जो मूल प्रश्न में पूछा भी जा रहा है आपसे। ठीक है, तो ये बातें आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 64। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है। आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन पंचायत से है और जो 74वां संविधान संशोधन है ये नगरपालिका से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका कौन कौन आ जाएगा, यहाँ पर आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी 73वें संविधान संशोधन के तहत शामिल है। नगर पंचायत इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 64 का पहला, दूसरा और तीसरा यानी बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यहां पर एक बात आप याद रखेंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, इसके द्वारा अनुच्छेद 40 में सुरक्षित किए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो कहा गया था कि राज्यों को ग्राम पंचायत का गठन करने और उन्हें वे सभी अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे जो उनको स्वायत्तशासी सरकार की इकाई के रूप में आवश्यक हो। ठीक है, तो यानी ये 73वां संविधान संशोधन पंचायत से, ग्रामीण पंचायत से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए
और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये नगरपालिका से संबंधित है। और एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 65। पूछा जा रहा है कि स्वाधार योजना संबंधित है, तो स्वाधार योजना किससे संबंधित है? तो कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए स्वाधार योजना है, यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2001-2 में स्वाधार नामक एक योजना लाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराना। लेकिन 2016 में इसमें कुछ परिवर्तन हो गया। स्वाधार और अल्पवास गृह योजना, इन दोनों का विलय कर दिया गया एक में, और एक योजना बनाई गई जिसका नाम रखा गया स्वाधार गृह योजना। यह परिवर्तन कब किया गया? 2016 में। तो दोनों बातों को आप कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 66। पूछा जा रहा है कि भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का जो सबसे बड़ा औसत आकार है, ये कहां पर है? तो आइए इसका जो नया डेटा इसको देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में जो संकार्य यानी जो लघु जोतों का औसत आकार है, वो नागालैंड में सर्वाधिक है 5 हेक्टेयर, और सबसे कम कहां पर है? केरल में। ठीक है, तो आप करंट डेटा को इसमें याद रखेंगे कि नागालैंड में सर्वाधिक है और केरल में सबसे कम है। प्रश्न संख्या 67, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। यह अक्टूबर 2009 की बात पूछी जा रही है, ये पुराना डेटा है, इसको आप स्किप कर दीजिए। प्रश्न संख्या 68 को देखिए। पूछा जा रहा है कि वर्ष 2007-8 में देशों में किस देश का से भारतीय आयात, तो देखिए इसका जो नया डेटा है इसको आप इसमें देख लीजिए। यहां पर आपको याद रखना होगा कि 2021-22 के डेटा के अनुसार यदि भारत ने आयात किससे ज्यादा किया ये देखना हो, तो सबसे नंबर 1 पर चीन है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है, और उसके बाद अमेरिका है। यानी आयात का मतलब क्या होता है? जो दूसरे देश से सामान मंगाया जाए, यानी भारत जो दूसरे देश से सामान मंगा रहा है वो आयात कर रहा है, और जो अपना सामान दूसरे देश में बेच रहा है उसको निर्यात कहते हैं। तो आयात में सबसे नंबर 1 पे कौन है? चीन है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है, और उसके बाद कौन है? अमेरिका। यदि हम निर्यात के मामले में देखें तो नंबर 1 पर संयुक्त राज्य अमेरिका को, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात को, और उसके बाद चीन को भारत निर्यात करता है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 69। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 2009-10 में भारत के आयातों का सबसे बड़ा क्षेत्र था? तो देखिए अभी ऊपर चर्चा हुई है, इसका डेटा बताया जा चुका है। और अगर हम 2018 के डेटा के अनुसार क्षेत्र की बात करें तो एशिया और आसियान इसमें आयात के दृष्टिकोण से सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे यूरोप है, तीसरे पे अफ्रीका है, और चौथे पे उत्तरी अमेरिका है। अगला है प्रश्न संख्या 70। देखिए इस प्रकार के जो ऊपर अभी डेटा है ये करंट में आपको कवर कराए गए हैं। करंट में आपको ई दृष्टि का जो करंट अफेयर्स सितंबर तक है उसको कंप्लीट करा दिया गया है। आगे जो भी प्रतिष्ठित पत्रिका भी आएगी उससे आगे का जो करंट अफेयर्स है वो आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 70 देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष, यानी यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, और जो बहुत लंबी दूरियां होती हैं उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। यदि एक प्रकाश वर्ष मीटर में पूछा जाए तो याद रखिएगा 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर होता है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 71। पूछा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से जो प्रकाश संश्लेषण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 71 का यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 71 का डी विकल्प आपका सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 72। पूछा जा रहा है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करके इंच प्राप्त हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा सेंटीमीटर में, ठीक है, यानी सेंटीमीटर की इकाई में अगर हम 0.39 का गुणा कर दें तो इंच प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और यदि पूछा जाए कि 1 मीटर बराबर कितना इंच होता है तो आपका जवाब होगा 39.37 इंच होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 73। पूछा जा रहा है कि प्रकाशीय तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करते हैं? प्रकाशीय तंतु का मतलब क्या है? ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है। तो आप सभी को पता है, ये भी प्रश्न बहुत पॉपुलर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है कौन? ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी प्रकाश को अधिक दूरी तक भेजना होता है तो हम ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हम क्यों ऑप्टिकल फाइबर से भेजते हैं? क्योंकि इसमें प्रकाश का जो अवशोषण है वो बहुत कम होता है। क्लियर? तो लॉस नहीं होता है। प्रश्न संख्या 74 देखिए। प्रश्न संख्या 74 में पूछा जा रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, ये किसके कारण होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ये स्थिरता का जड़त्व है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 74 का यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए ये स्थिरता का जड़त्व का जो नियम है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो चाहती है कि वो विरामावस्था में बनी रहे जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे।
ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्थिरता का जड़त्व नियम। यानी कि जैसे मान लीजिए कि वो व्यक्ति ट्रेन में बैठा था, यानी उसकी जो शरीर थी वो विरामावस्था में थी, लेकिन जब ट्रेन के ऊपर बाह्य बल लगा और ट्रेन चालू हुई तो शरीर तो विरामावस्था में रहना चाहिए, इसीलिए वो पीछे की ओर झुकी थी। ठीक है, यही कारण है। ये आपने कार के संदर्भ में भी देखा होगा। आपको पता है कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये भी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 में पूछा जा रहा है कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए सीधी सी बात है, इसमें जो आप टेलीविजन को कंट्रोल करने के लिए जो रिमोट का प्रयोग करते हैं, उसमें जब आप कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो जो किरणें निकलती हैं वो पूछ रहा है कौन सी होती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, वो अवरक्त किरणें होती हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 75 का। याद रखिएगा इन किरणों की खोज किसने की थी, तो विलियम हर्शल ने की थी। कब, 1940 में। याद रखिएगा अगर हम अवरक्त किरणों के तरंगदैर्घ्य के परिसर की बात करें तो ये 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर तक होता है। याद रखिएगा ये तरंगे पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करके निकलती हैं और जो इन किरणों की बेधन शक्ति होती है वो अधिक होती है। यही कारण है कि इसका प्रयोग घने कोहरे व धुंध को पार करके निकलने में होती है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो अवरक्त किरणें हैं, ये अवरक्त किरणें युद्ध काल में किरणों का प्रयोग किया जाता है सिग्नल को भेजने के लिए। क्लियर है। और एक बात और याद रखिएगा, अवरक्त किरणों का प्रयोग अस्पतालों में रोगियों की सेकाई और कोहरे में फोटोग्राफी के लिए भी किया जाता है। तो ये तमाम उदाहरण जो अवरक्त किरणों के हैं, इन सभी को आप याद रखेंगे, क्योंकि देखिए साइंस में एग्जाम्पल से ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जो व्यवहारिक तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रसायनों में से किसका फल पक्वन में प्रयोग होता है। तो आप सभी को पता है एथिलीन। देखिए एथिलीन का जो रासायनिक नाम है वो होता है इथेफॉन। यहाँ पर प्रश्न संख्या 76 का ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर एथिलीन नाम सीधे ना देके उसका रासायनिक नाम दे दिया गया, वो क्या होता है, इथेफॉन। याद रखिएगा ये फलों को पकाने में कृत्रिम रूप से मदद करता है। ये जो एथिलीन है ये कोल और पेट्रोलियम गैस के साथ पाई जाती है। इसके सूंघने पर मूर्छित हो जाता है व्यक्ति। याद रखिएगा यह ईथर और एल्कोहल आदि में विलेय है। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 77। पूछा जा रहा है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो देखिए जब बायोगैस पिछली बार आपसे पूछा गया था तो बायोगैस में मैंने आपको बताया था, एक प्रश्न आपसे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पूछा था कि बायो निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक रूप से प्रयोग नहीं होती है, तो उसमें आपने बायोगैस को टिक किया था। याद रखिएगा जो बायोगैस होती है ये पशुओं के अवशिष्ट या जो कृषि के अपशिष्ट होते हैं उनके द्वारा इसको बनाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है, तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक मात्रा में मीथेन और उसके बाद दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है। तो जो भी फैक्ट आपको कोरिलेट किए जाएं वो आप निश्चित तौर पर उसको याद रखेंगे और जब भी उस तरह के प्रश्न मिले तो आप उन सभी फैक्ट को एक बार दिमाग में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 48। पूछा जा रहा है कि अम्ल वर्षा निम्न में से किसके द्वारा वायु का प्रदूषण के कारण होती है। तो देखिए अम्ल वर्षा आज ही के प्रश्न पत्र को सॉल्व करते समय आया था। पूछा गया था किस कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित हैं और मैंने उसको कोरिलेट करते हुए आपको बताया था कि जो अम्ल वर्षा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 78 का डी विकल्प। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 79। पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सूची को सुमेलित करिए। हार्मोन दिया है और स्रावित ग्रंथि दी गई है। पहला दिया गया है प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये गर्भाशय महिला, ठीक, यानी ये महिलाओं में स्रावित होने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। इसके बारे में पूर्व में चर्चा भी हुई है आपसे। तो यहाँ पर आप ए को तीसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन की तो आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये पुरुष से संबंधित हार्मोन होता है। तो यानी यहाँ पर आप बी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम थायरॉक्सिन की बात करें तो थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसलिए आप सी को पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन का स्रावण अग्नाशय से होता है, यानी आप डी को दूसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। इस प्रकार जो आपका कूट बनेगा वो 3, 4, 1, 2 का बनेगा और प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जरा अगर हम इसकी डिटेल व्याख्या को देखें, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्त्रियों से स्रावित होने वाले हार्मोन की। तो इसमें दो प्रमुख हार्मोन आपको याद रखने हैं, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। याद रखिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन को नारी विकास हार्मोन कहा जाता है। यदि हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की तो इसका स्रावण कार्पस लुटियम के द्वारा होता है और ये स्तन के विकास और दुग्ध ग्रंथियों को सक्रिय करता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये गर्भधारण अर्थात प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक लक्षणों का विकास करता है। यदि हम बात करें टेस्टोस्टेरॉन की तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये हार्मोन पुरुष अंडाशय में पाया जाता है, यानी टेस्टोस्टेरॉन पुरुष हार्मोन होता है। यदि हम बात करें थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की तो उसको कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। इसे थायरॉक्सिन हार्मोन के अलावा ट्राई आइडोथायरोनिन भी कहा जाता है। क्लियर है। याद रखिएगा ये गर्दन में श्वसन नली के दोनों ओर
तथा स्वर यंत्र के जोड़ के आधार तल पर स्थित होती है कौन? थायराइड ग्रंथि। याद रखिएगा ये जो थायरॉक्सिन है यह मूलतः एमिनो अम्ल है, इसमें 65% आयोडीन होता है। यदि हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका से स्रावित होता है। ये एक प्रकार का हार्मोन है जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की थी। याद रखिएगा इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो मनुष्य डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, इसीलिए आप देखते होंगे अलग से इंसुलिन की इंजेक्शन इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 80, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए में कहा जा रहा है कि भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कारण बताया जा रहा है कि जो अमीर है ये गलत भोजन करते हैं, यानी ये फास्ट फूड पर ज्यादा आश्रित होते हैं, इसीलिए जो आवश्यक पोषक तत्व है उनके अभाव में ये कुपोषित हो जाते हैं। और जो गरीब है उनको जो प्रॉपर डाइट है वो नहीं मिल पाता है, वो रूखा सूखा खाकर अपना काम चलाते हैं, इसलिए वो कुपोषित हो जाते हैं। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और यहाँ पर सही व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 80 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 81, यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरी तरफ कारण, यानी किस विटामिन की कमी से ये रोग होता है इस बात को स्पष्ट करना है। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है रतौंधी। आपको पता है कि जो रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी से होती है, इसलिए आप ए को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम रिकेट्स की बात करें तो जो रिकेट्स रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से, इसलिए बी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए सी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है, इसलिए यहाँ पर डी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे और जो आपका कूट बनेगा वो 4 1 2 3 का बनेगा। प्रश्न संख्या 81 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए विटामिन ए की बात हुई थी, तो विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम की बात की जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। साथ ही साथ इसको एक्सेरोफाइटॉल भी कहा जाता है। एक्सेरोफाइटॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है या इसे रेटिनॉल कहते हैं। यदि इसके अणु सूत्र की बात करें तो C20H29OH होता है। याद रखिएगा ये वसा में विलय होता है, यानी वसा में विलय विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। और विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा इसकी कमी से भी आपने पढ़ा कि रतौंधी रोग हो जाता है। यदि हम बात करें विटामिन बी की तो अभी हमने आपको बताया कि विटामिन बी की कमी से अनेक रोग होते हैं, क्योंकि विटामिन बी जो है ये जल में घुलनशील होता है और 11 प्रकार के विटामिनों का ये समूह होता है। तो अगर हम विटामिन बी1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। जल में घुलनशील की बात हो चुकी है और हमने अभी आपको बताया था कि विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्लियर है? अगर हम विटामिन सी की बात करें तो ये भी जल में विलय होता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर हम इसके अणु सूत्र की बात करें तो C6H8O6 होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यदि हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है, ये वसा में घुलनशील होता है, ये हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो सूखा रोग हो जाता है जिसे रिकेट्स कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से बड़े लोगों में ऑस्टियोमैलेसिया नामक रोग हो जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप इसे याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 82, पूछा जा रहा है कि बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है। तो याद रखिएगा बीज परीक्षण शुद्धता हेतु, जमाव हेतु, नमी की मात्रा, इन सभी कारणों के लिए बीज परीक्षण किया जाता है, यानी यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 83, यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। यहाँ एक तरफ संस्थाएं दी है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। देखिए इसरो को पूछा जा रहा है, तो इसरो कहाँ पर है? बेंगलुरु में, यानी ए को आप किससे सुमेलित करेंगे? तीसरे से सुमेलित करेंगे। यदि हम बात करें IUCAA की तो ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर? पुणे में है, यानी ये बी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। यदि हम IUAC की बात करें तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में, यानी सी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम बात करें VSSC की तो ये कहाँ पर है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में, यानी केरल की राजधानी है, यानी डी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे और जो आपका सही कूट बनेगा 3 2 4 1 का, यानी यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो इसरो है जो कि बेंगलुरु में है, कई बार इसकी स्थापना के बारे में पूछा है। तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को, यानी 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। यदि हम बात करें IUCAA की जो कि पुणे में है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यदि हम बात करें VSSC की तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। कई बार इसकी स्थापना से संबंधित प्रश्न भी ईयर भी पूछा गया है। अगला है प्रश्न संख्या 84, पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र यानी सर्वाधिक स्थायी इकोसिस्टम निम्न में से कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, यानी जो महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र यानी सबसे स्थायी इकोसिस्टम माना जाता है। यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पारिस्थितिक तंत्र की जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या होता है? सूर्य होता है, और इससे मिलने वाली जो विकिरण उसको क्या कहते हैं? सौर विकिरण।
सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों के संचरण, चक्रण और पुनर्चक्रण में भी सहायक होता है। और अभी बात हुई है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? सामुद्रिक क्षेत्र या महासागर क्षेत्र। प्रश्न संख्या 85 देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का अंटार्कटिक और समुद्री अध्ययन केंद्र अवस्थित है कहां पर? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, गोवा में। क्लियर है? अब यहां पर ये देखिए, याद रखिएगा, ये जो भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र है, ये गोवा के वास्को डिगामा में स्थित है और इस केंद्र की स्थापना 25 मई 1998 को हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर प्रेमचंद्र पांडे के द्वारा। याद रखिएगा, ये जो भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र है, ये भारत सरकार के भूगर्भ विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, जो भारतीय अंटार्कटिक प्रोग्राम संबंधी कार्यक्रम को निर्देशित करता है। याद रखिएगा, वर्तमान में भारत का अंटार्कटिक शोध संस्थान मैत्री और भारती है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 में पूछा जा रहा है कि हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है, यानी हरित गृह प्रभाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है गैस? तो याद रखिएगा, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा ग्रह या उपग्रह के वातावरण में कुछ ऐसी गैस होती है जो वहां के तापमान को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। ठीक है, इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 87। पूछा जा रहा है कि एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको कहते हैं अनुक्रमण। यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब समझिए कि ये अनुक्रमण क्या होता है। तो वातावरण में परिवर्तन के कारण पहले के जीवों के स्थान पर नए जीव आ जाते हैं और नया समुदाय स्थापित हो जाता है। इसी को कहा जाता है पारिस्थितिक अनुक्रमण। क्लियर है? और यह अनुक्रमण एक दीर्घकालीन क्रिया है, ठीक है, जिसके अंतिम चरण में एक स्थायी या चरम समुदाय स्थापित होता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 88। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सर्वाधिक लखीमपुर खीरी का है। यह प्रश्न संख्या 88 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम सोनभद्र की बात करें तो लखीमपुर खीरी के बाद दूसरे स्थान पर है और सीतापुर का क्षेत्रफल यहाँ पर 5743 है। ठीक है, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ये बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 89। पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? यानी कि इसमें ऐसा कौन सा है जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर नहीं है? तो यहाँ पर आपको पहला ही विकल्प दिख रहा है, फूलों के उत्पादन में यहाँ पर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर नहीं है, यानी 89 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। यदि हम वर्तमान परिस्थिति में देखें तो वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश जो है ये फूलों के मामले में नंबर 1 पर है। गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में नरौरा में, ये नरौरा कहां पर है? बुलंदशहर में है। यहां पर ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। प्रश्न संख्या 90 का यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो परियोजना है नरौरा बुलंदशहर में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, ये 220 मेगावाट के PHW रिएक्टर के डिजाइन का मानकीकरण है। इसके आधार पर नरौरा उत्तर प्रदेश में 2 रिएक्टर काम कर रहे हैं 1991-92 में। ठीक, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 91। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया है देवा। तो आपको पता है कि देवा शरीफ एक धार्मिक स्थल है जो कहां पर है? बाराबंकी में। बिल्कुल सही है। आल्हा की बात करें तो आल्हा एक लोकगीत है जो कहां पर होता है? ये बुंदेलखंड साइड में होता है, यानी महोबा। बिल्कुल सही है। कर्मा की बात करें तो कर्मा क्या है? एक नृत्य है जो कहां पर होता है? ये सोनभद्र और मिर्जापुर साइड में होता है, यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। और कजरी भी एक लोकगीत होता है जो मिर्जापुर में गाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, यानी सी विकल्प यहां सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो कर्मा है इसी के साथ सीला, कर्मा व सीला नृत्य जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 92 देखिए, पूछा जा रहा है कि उद्योग और केंद्र। पहला दिया गया है लकड़ी अर्थात काष्ठ के खिलौने कहां पर? तो आपका सही जवाब होगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी के अलावा अगर आपको लखनऊ भी आए तो आप इसको कोरिलेट कर लेंगे, यानी यहां पर ए को आप तीसरे के साथ। खेल का सामान आपने कई बार पढ़ा है, मेरठ, बी को पहले के साथ। पीतल की मूर्ति, पीतल की मूर्ति के लिए यहां पर आप मथुरा के साथ जाएंगे, यानी सी का चौथा। अगर दिया सलाई के लिए जाएंगे तो बरेली, यानी डी को दूसरे के साथ। तो आपका सही कूट क्या बनेगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी डी विकल्प यहां पर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां दिया सलाई उद्योग में एक बात और याद रखिएगा, बरेली के अलावा, बरेली को तो आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, बरेली के अलावा सहारनपुर, इलाहाबाद और रामपुर, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 93। पूछा जा रहा है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कहां पर अवस्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कानपुर में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 93 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा।
ये प्रश्न कई बार पढ़ा जा चुका है। याद रखिएगा, ये जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट है, ये कानपुर में, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा की गई थी? विश्व बैंक की तकनीकी शिक्षा योजना के तहत 1997 में की गई थी, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में AICTE कहते हैं, उसके द्वारा ये प्रमाणित भी है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 94। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, अभी पिछले प्रश्न पत्र में भी इस प्रश्न को पूछा गया था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। 2005 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। यदि हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी और 1915 ईस्वी के विश्वविद्यालय एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। यदि हम लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 95। पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति की बात हो रही है, यानी ऐसी कैटेगरी की, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 2011 की अगर जनगणना को हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो कितनी है? तो 4,13,57,608। और अगर हम प्रतिशत में आपको ध्यान में रखना है तो याद रखिएगा 20.7%। आपको प्रतिशत का ही आंकड़ा याद रखना है। यदि हम संपूर्ण देश में यानी भारत में अगर कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो ये 16.6% है। और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और अनुसूचित जनजाति का पूछता तब आप मध्य प्रदेश बताते। क्लियर है? अगर हम अन्य राज्य के बारे में बात करें तो देखिए नीचे यहां पर उसकी डिटेल दी गई है जनसंख्या की। अगला देखिए प्रश्न संख्या 96। पूछा जा रहा है कि रामपुरा, जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव बना था, ये कहां पर है? तो आपका जवाब क्या होगा? ये उत्तर प्रदेश में है। ये रामपुरा कहां पर गांव है? उत्तर प्रदेश में। और ये पहला गांव था जिसने सौर ऊर्जा प्लांट स्टैब्लिश किया था। यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये जो रामपुरा है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो याद रखिएगा ये बुलंदशहर क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है? और याद रखिएगा एक फैक्ट और, कि नॉर्वे की सहायता से इसको प्लांट को लगाया गया था। ये रामपुरा झांसी से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहां पर रीजनिंग से संबंधित है। देखिए यहां पर आपको श्रृंखला को एस्टैब्लिश करना है, तो सबसे पहले ये देख लेना होता है कि ये किस क्रम में चल रहा है और इसमें क्या कैलकुलेशन हो रहा है। तो देखिए जब आप 85 से 77 पर गए तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अंक में अंतर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर डिवाइड और न तो इनटू जैसा कोई कैलकुलेशन है, यानी यहाँ पर प्लस या माइनस हो रहा होगा। अब आपने देखा 85 से 77 हुआ, यानी ये क्लियर हो गया कि इसमें माइनस हो रहा है। कितना माइनस हुआ? तो 8 माइनस हुआ है। फिर जब आपने 77 से 70 को देखा तो 7 माइनस हुआ, यानी जो माइनस हो रहा है वो अंक घटता चला जा रहा है। यानी पहले 8 माइनस हुआ, फिर 7 माइनस हुआ, फिर 70 से 64 का अंतर देखेंगे तो 6, यानी अब ये क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। तब आप देख रहे हैं कि 55 के बाद क्या आ जाएगा? तो 55 के बाद 3 घटाना पड़ेगा। ठीक, तो 55 के बाद 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो आपका जवाब आ जाएगा 52। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर 8 का अंतर, यहाँ पर 7 का अंतर, यहाँ पर 6 का अंतर, यहाँ पर 5 का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर और यहाँ पर 3 का अंतर, और 55 में से 3 जाएगा तो 52 बचेगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 98। पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कमल के स्थान पर एक कोड दिया गया 214143 का, तो पूछ रहा है कि महल के लिए क्या कोड दिया जाएगा। ठीक, तो अब ये समझने की आवश्यकता होगी कि कमल के कोड को ये कैसे लाए हैं। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर कमल लिखा हुआ है, तो के का क्या स्थान होता है? 11वां होता है। तो यानी इन्होंने कहा कि 11 डबल डिजिट का नंबर है, इसलिए हम इसको सिंगल डिजिट में बदलेंगे, इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़कर। तो इन्होंने 1 और 1 को आपस में जोड़ के क्या लाए? 2 लाए। उसके बाद ए का स्थान 1 होता है, एज इट इज लिखा। एम का 13 होता है, तो 1 और 3 को जोड़ा तो 4 आ गया। ए का 1 पहला होता है तो एज इट इज लिख दिया। एल का 12वां होता है, तो 1 और 2 को जोड़ा तो 3 आ गया। तो इनका कूट क्या बन गया? 2 1 4 1 3। ठीक, ठीक उसी प्रकार से अब महल के साथ होगा। एम का 13 होता है, तो 1 और 3 को जोड़ दिया 4 आ गया। ए का 1 होता है तो एज इट इज, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में है। एच का 8 होता है, ये सिंगल डिजिट में, एज इट इज रखा जाएगा। ए का 1 होता है एज इट इज। एल का 12 होता है डबल डिजिट, 1 और 2 को जोड़ा तो 3 आ गया। तो इसका कूट क्या बन गया? 4 1 8 1 3। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 99। यहां पर देखिए पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए BL के नीचे 12 लिखा है, DG के नीचे 9, EI के नीचे 12, MO के नीचे 26। अब ये समझना होगा कि BL को किस फॉर्मेट में 12 लिखा गया है। तो B का कितना होता है? B का स्थानीय मान होता है 2 और L का स्थानीय मान क्या होता है? तो L का होता है 12। ये आपको धीरे धीरे याद कर लेना होगा। ठीक है, तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। 14 में से कितना घटाया गया कि 12 आ जाए? तो 2 घटाया गया। ठीक, अब देखिए इसको आगे इंप्लीमेंट करके D का कितना होता है? 4
और जी का कितना होता है 7, तो 7 4 11, 11 में से कितना घटाएं तो 9 जाए 2। यानी अब क्या हो रहा है कि दोनों के स्थान के मान को आपस में जोड़ा जा रहा है और लास्ट में 2 घटाकर वो संख्या रख दी जा रही है। जरा ई और आई को चेक कर लीजिए। ई का कितना होता है 5 और आई का कितना होता है 9, तो 9 5 14, 14 में से 2 गया 12। अब यही चल रहा है। अब आइए डायरेक्ट क्यू एस पे। क्यू का कितना होता है तो आपको पता है 17, और अगर पूछा जाए एस का कितना होता है तो एस का होता है 19, तो 17 और 19 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 7 36। ठीक, 36 में से कितना घटा 2 घटाना है आपको, तो 34, यानी x की जगह पे क्या आ जाएगा 34, तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 100। पूछा जा रहा है कि x के स्थान पर क्या होगा। अब आपको पैटर्न देखना होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए 4 चौको 16, 6 छवा का 36, 4 चौको 16, यानी इस संख्या का वर्ग करके ये ला रहे हैं। अब आपको यहाँ पर x का मान पता करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 2 अंक है 82 में, इनको आपस में जोड़ दिया जा रहा है। 8 और 2 10। यहाँ पर देखिए 4 और 4 8, तो इसी तरह 9 4 कितना होगा 13, यानी क्या आ जाएगा डी आंसर आपका आ जाएगा। x की जगह पे 13 रखा जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, इस प्रकार के प्रश्न इस समय बहुत पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आकृति से संबंध में। पूछा जा रहा है कि यदि इस आकृति को यदि इस प्रकार से लिखा जा रहा है तो इसके लिए क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं 4 सर्किल से यहां पर स्क्वायर बना और वहां पर बीच में क्रॉस लगा दिया गया। क्लियर है। आप देख रहे हैं यहां पर भी 4 सर्किल है, यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि इस प्रकार की आकृति तो रहेगी। अब यहां पर अतिरिक्त क्या हुआ है, ये बीच में लाइन ड्रॉ कर दी गई। तो अगर इस तरह की लाइन ड्रॉ करके अगर कोई सर्किल हमारे पास कोई चित्र बन जाए तो यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए ऐसा कोई चित्र है इसमें, यहां पर देखिए डी विकल्प बिल्कुल हूबहू ऐसा चित्र है, यानी यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप देख रहे हैं यहां पर बीच में ये सर्किल भी है, यानी डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 102। प्रश्न संख्या 102 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि इसमें क्या सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, तो देखिए आई के बाद के आया, तो यानी आई में 2 जोड़ा तभी तो के आया, आई के बाद जे और के। ठीक, फिर के के बाद आ गया जे, यानी के में 1 घटा दिया गया। ठीक, अब आइए जे से के बाद तुरंत अगला एन आ गया, तो जे में क्या जोड़ा गया, तो जे में अगर आप 4 जोड़ दें, जे के बाद के एल एम एन, तो एन मिल जाएगा। यानी हम लास्ट वाले अल्फाबेट के बाद 4 ऐड करेंगे। अब देखिए एन में हमको क्या करना होगा, फिर से 2 ऐड करना होगा, यानी एन के बाद ओ पी, यानी 2 ऐड हुआ, और फिर पी के बाद 1 माइनस करिए, यानी पी में से 1 गया तो ओ बचेगा। ठीक, अब ओ में आप फिर क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो ओ के बाद पी क्यू आर एस, तो आपको यहां पर एस मिल गया। अब आप एस में फिर से 2 ऐड करेंगे, तो क्या आ गया, एस के बाद टी और यू में 1 माइनस कर दीजिए तो टी मिल गया। ठीक, यानी यही सीरीज चलिए। अब क्या करेंगे, इस टी के बाद आपको फिर से एक नई श्रृंखला लानी, तो टी में 4 ऐड कर दीजिए, तो टी के बाद क्या करेंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी आपका क्या होगा, एक्स होगा, यानी आपका आंसर सी या डी में से कोई एक होगा। तो आपने सबसे पहले एक्स लिख लिया। अब आप एक्स में क्या करेंगे, 2 ऐड कर लेंगे, तो एक्स के बाद क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, यानी हमको जेड मिल गया, और जेड में से 1 माइनस कर देंगे तो वाई मिल गया। तो आपको सीरीज क्या मिल गई, एक्स जेड और वाई, यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो गया। ठीक है, डी विकल्प यहाँ सही हो गया। ठीक, यहाँ बहुत उसको कॉम्प्लेक्स बना के दे रहा है, तो बस केवल इसी तरह आपको ये फाइंड आउट करना कि क्या सीरीज चल रही है। प्रश्न संख्या 103 देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित गुणों में से कौन सा शेष से असंगत है, यानी 3 का सेंस कुछ एक तरीके का होगा और चौथा कुछ डिफरेंट रख रहा होगा। देखिए वीरता, निष्ठा, ईमानदारी और चतुराई, तो आप देख रहे हैं चतुराई यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 का डी विकल्प। प्रश्न संख्या 104 देखिए, पूछा जा रहा है कि एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के द्वार से सीधे पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, फिर वहीं से 90 अंश का कोण बनाकर बाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़कर वो 1 किलोमीटर फिर चलेगा, और इस प्रकार वो फिर से बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलेगा। अब वो प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में खड़ा है। इस प्रकार के प्रश्न में मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह से कहा जाए शुरुआत उस तरह से करिए। अभी मैं इसके एक्सप्लेनेशन इसको एक्सप्लेन करता हूं, आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले वो विद्यार्थी अपने विद्यालय के द्वार से सीधे पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, तो यहां पर मान लीजिए ये उसका स्टार्टिंग बिंदु है, वो 1 किलोमीटर अपने विद्यालय से पूर्व की ओर चला। फिर कह रहा है कि वहां से वो 90 अंश का कोण बनाकर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो 90 अंश का कोण बनाकर बाईं ओर मुड़ा, और मुड़कर उसे 1 किलोमीटर चलना, तो अब वो 1 किलोमीटर फिर चल दिया। फिर कह रहा है कि वहां से वो बाईं ओर मुड़े और 1 किलोमीटर चले, फिर उसको बाईं ओर मुड़ा के 1 किलोमीटर चला दिया। अब कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है, तो 1 ही किलोमीटर की तो दूरी पर है। अच्छा, दिशा पूछा जा रहा है, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, किस दिशा में है, तो ये उत्तर दिशा में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा। क्लियर है, यानी बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 105। पूछा जा रहा है कि
निम्नलिखित अंकों की श्रृंखलाओं में अंत में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपको सीरीज को फाइंड आउट करना है। 13 से 23 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 34 हुआ, फिर 46 हुआ, यानी बहुत बड़ा अंतर नहीं हो रहा है। यानी आप ये देख रहे हैं यहां पर जोड़ ही हो रहा होगा। क्लियर है? अब देखिए 13 में कितना जोड़ा गया कि 23 हुआ, तो 10 जोड़ा गया, यानी यहां पर आपका 10 ऐड हुआ। फिर उसके बाद आपने 23 और 34 के बीच अंतर निकाला, तो इसमें कितना ऐड हो रहा है, तो यहां पर 11 का अंतर हो रहा है। 34 और 46 में तो यहां पर आप देख रहे हैं 12 का अंतर हो रहा है, यानी इसी प्रकार ये अंतर बढ़ा, यहां 12, यहां 13, यहां 14, यहां पर 15 का अंतर होगा। यानी 73 में आपको 15 ऐड कर देना होगा। तो 73 में आप 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 7 1 8, यानी आपका 88 आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 105 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न मैथ से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि 106 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि ए बी से 5 वर्ष छोटा है। ठीक है, बी सी से 3 गुना बड़ा है। यदि सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष की का आयु का था, तो यहां पर ए की 6 वर्ष बाद क्या आयु होगी। देखिए यहां पर इस प्रश्न में ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर सी के लिए एक निश्चित डेटा बता दिया गया कि सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था, यानी वर्तमान में इसकी एज क्या हो गई, 14 वर्ष। क्लियर है? आइए इसके एक्सप्लेनेशन से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको आसान हो जाएगा देख के। देखिए मैंने कहा सबसे पहले इन्होंने क्या उठा लिया कि सी की 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष एज थी, तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी, 14। फिर प्रश्न में कहा गया कि बी से सी 3 गुना बड़ा है। ठीक, तो यहां पर बी सी से 3 गुना बड़ा है, तो सी की आयु क्या थी, 14 वर्ष, तो बी की आयु क्या हो गई, 42 वर्ष। आपने 14 में 3 का गुणा कर दिया। अब कह रहा है कि ए जो है बी से 5 वर्ष छोटा है, तो बी की एज है 42, तो उसमें 5 घटा दीजिए, 37 आ गई, यानी ये ए की एज हो गई। यानी आपने ए की एज वर्तमान एज निकाल ली। अब आपसे मूल प्रश्न में 6 वर्ष बाद की एज पूछ रहा है ए की, तो आपने 6 जोड़ दिया, तो क्या गया 43, यानी यहां पर आपका सी विकल्प सही हो गया। क्लियर है? अब आइए जरा प्रश्न संख्या 107 पर। पूछा जा रहा है कि किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक, तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहां पर आप देख रहे हैं कि घन के जो पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका सूत्र क्या होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा का स्क्वायर का मान कितना दिया गया है प्रश्न में, 216। तो यहां से आप भुजा का मान निकाल लेंगे। यहां पर देखिए भुजा को x मान लिया गया है, तो यहां पर आपने x के स्क्वायर का मान क्या निकाला, 216 में 6 से भाग दे दिया, तो 36 आया। 6 का स्क्वायर यहां करनी में गया तो 6 आ गया, यानी x का मान क्या आ गया, 6। अब आपसे घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो 6 का आपने 3 बार गुणा किया, कितना आ गया, 216 घन मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको सूत्र जानना आवश्यक है। अगला देखिए, पूछ रहा प्रश्न संख्या 108 में कि 10% ब्याज पर 2000 रुपए का निवेश किया गया। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 6 माह पर की गई, तो 1 वर्ष के अंत में कुल धन कितना होगा, यानी जो 2000 निवेश किया गया और इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा, इसको मिलाकर कुल कितना धन होगा। तो सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र मालूम होना चाहिए। देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको ऐसे भी पता होगा, ठीक है, और बहुत फॉर्मूले से मैंने अभी तक मैथ या रीजनिंग का कोई पोर्शन आपको नहीं बताया। जो मिनिमम जो बेसिक फॉर्मूला वो तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस दर है, ये आर माना गया, दर बटा में 100 और उसकी पावर समय यानी टी से उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर मूलधन कितने से स्टार्टिंग की गई, 2000 रुपए से। आर बता रहा है कि 5% छमाही ब्याज है। ठीक, बटा में आपने 100 लिखा, स्क्वायर में आपने 2 क्यों लिखा, क्योंकि छमाही है, तो यहाँ पर आपने छमाही को 2 से डिनोट किया, और अगर वार्षिक होता तो यहाँ पर 1 रहता। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया। जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो 2000 गुणे 100 एकम 100 और 5 जोड़े तो 105 बटा में 100 और इसका 2 बार स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2205। अगला देखिए प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109 में पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 3/8 और 2/60 का योग 370 है, तो वो संख्या क्या होगी। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख लिए, आपको माना गया कि ये संख्या क्या है, x है। पूछा जा रहा है कि उसका 3/8, यानी x का 3/8, का मतलब होता है गुणा, यानी x में 3/8 का गुणा किया गया, तो वैल्यू क्या मिली, 3x/8। फिर दूसरी बात कहा गया कि x का 2/7, यानी x का फिर 2/7 में गुणा हुआ, तो क्या मिल गया, 2x/7। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों का योग 370 है, तो आपने दोनों का योग 370 लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 और 7 का आपने एलसीएम लिया तो 56 मिला। 8 में 7 का गुणा हुआ तो 56 हुआ, तो 7 में ही 3 का गुणा हो जाएगा तो 21x आ गया। और इसी तरह से 7 में जब 8 का गुणा करेंगे तो 56 होगा, तो ठीक इसी प्रकार 2 में आप 8 का गुणा करेंगे तो 16x मिला, और यहाँ पर आपने सॉल्व किया तो 37x/56 हो गया बराबर 370, और लास्ट में x की वैल्यू क्या आ गई, 560, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 110। पूछा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या क्या होगी। तो देखिए जो अपरिमेय संख्या होती है वो
अंश और हर के फॉर्मेट में नहीं लिखी जा सकती है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ए विकल्प में 9 लिखा हुआ है, तो 9 को हम अगर 9/1 लिख दें तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा, यानी ये परिमेय है। 1/9 भी परिमेय है। यदि हम सी विकल्प को देखें तो सी विकल्प में आप देख रहे हैं कि 0.9 लिखा हुआ है अंडर रूट, ये अपरिमेय संख्या होगी। जरा डी विकल्प को भी देख लीजिए, लिखा है अंडर रूट 0.09। जब आप इसको अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.3। भाई अगर आप 0.3 इंटू 0.3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 9 और 2 अंक पे दशमलव लगाना है तो 0 और ये दशमलव, यही तो अंडर रूट में वैल्यू लिखी गई है, यानी बाहर जो वैल्यू आई वो क्या आ गई? 0.3। अब इस 0.3 को अगर आपको अंश और हर के फॉर्मेट में लिखना है तो आप अगर लिख देंगे 3/10 तो कोई वैल्यू में अंतर नहीं होगा, यानी इसे भी अंश और हर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इसलिए डी भी परिमेय है। यहाँ पर अपरिमेय कौन सा होगा? विकल्प सी। याद रखिएगा, अब ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए, सी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी परिमेय संख्या वो होती है जिसको a/b के फॉर्मेट में लिखा जाए, यानी अंश और हर के फॉर्मेट में लिखा जाए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 111 में यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? यानी कि ऐसे गुणनखंड जो कि स्वयं या 1 से विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 6 को देखें तो इसका क्या गुणनखंड हो सकता है? 2 × 3। ठीक, अगर हम 8 को देखें तो 2 हो जाएगा, 2। अगर 4 में तो ये भी 2 से होगा, 2 × 2। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको तोड़िए, 6 को आपने 2 × 3 में तोड़ा और यहाँ पर क्या कर दिया? उसकी पावर 12। यहाँ पर 8 को आपने 2 की पावर 3 लिखा, उसकी पावर 25, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आपने 3 की पावर 15 और 2 की पावर 2 कर दी और उसको उसकी पावर 15, यानी अब ये बिल्कुल 2 किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, ये स्वयं से या 1 से ही विभाजित होगा। अब आपने यहाँ पर 2 फॉर्मेट में लिख दिया कि 3 की पावर 12 और 2 की पावर 12, यानी इसमें वैल्यू में कोई अंतर नहीं हुआ। यहाँ पर आपने 3 का 25 में गुणा कर दिया और लिख दिया 2 की पावर 75। यहाँ पर आपने 3 की पावर 15 और 2 का गुणा 15 में हो गया तो 2 की पावर 30 हो गई। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 की पावर क्या हो गई? तो 2 की पावर आपने यहाँ पर लिखा, चूंकि इंटू है दोनों के बीच में, तो क्या होगा? बेस जिसका जिसका बराबर होगा तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो 75 - 30 - 12। ठीक है, यहाँ से आपने 75 लिया, फिर आपने यहाँ पर 2 की पावर 30 और यहाँ पर 2 की पावर 12। ठीक, तो यहाँ पर आपने लिख दिया। 3 की पावर को देखा जाए तो 3 की पावर यहाँ पर 15 थी और 12 इसको माइनस किया, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया? यहाँ पर 2 की पावर 33 और 3 की पावर 3 आया, इसको आपने सॉल्व, अब यहाँ पर पावर को प्लस कर दीजिए क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड बन गया है, तो आपने 3 और 33 को जोड़ा तो 36 आया। यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 36 हो गई। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 112। प्रश्न संख्या 112 में पूछा जा रहा है कि दो संख्याएं 5 संबंधित 6 के अनुपात में है, उनका लसा 660 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके लसा के बराबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? सीधे सीधे आपने पहली संख्या को 5x मान लिया, दूसरी संख्या को 6x मान लिया, दोनों का गुणनफल उस लसा के आपने बराबर कर दिया, यानी 30x बराबर 660 आ गया। x का वैल्यू निकाला तो 22 आ गई। अब छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या इसमें कौन है? 5 है, तो आपने 5 में जब 22 का गुणा किया तो क्या आ गई वैल्यू? 110। इस प्रकार यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 113। पूछा जा रहा है कि 4 संख्याओं के एक समुच्चय पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के द्वारा ये संख्याएं प्राप्त होंगी? अब देखिए यहाँ पर इसको आपको प्राप्त करना है, तो आप एक चीज देख रहे हैं, ये हो कैसे रहा है? 1 है, 1 का आपने वर्ग किया तो 1 का वर्ग क्या हुआ? 1, और उसमें आपने 5 ऐड कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई? 6। यानी क्या किया जा रहा है कि इसके वर्ग में 5 जोड़कर, यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आपको 14 लाना है, तो 14 के लिए आप क्या करेंगे? 14 के लिए आपको इसमें 3 का वर्ग किया आपने तो 9 आ गया और 5 ऐड कर दिया तो 14 आ गया। 54 कैसे आप लाएंगे? तो यहाँ पर आप देखिए, 7 का आपने स्क्वायर किया, 7 7 49, 49 में आपने 5 जोड़ा तो 54। 149, 12 का गुणा आपने किया तो 12 का स्क्वायर किया तो 144 और 144 में 5 जोड़ा तो 149 हो गया। ठीक, इस प्रकार यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 114 में पूछा जा रहा है कि भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया वो क्या है? तो याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत अभियान चलाया था भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए। प्रश्न संख्या 114 का डी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर आपको यह याद रखना है कि पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत की स्थापना 2002 में की थी। क्लियर है? अगला है प्रश्न संख्या 115। पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थ के उचित और पोषणीय मूल्यों के संदर्भ में स्थापित विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ये समिति से संबंधित प्रश्न है, ये आपको याद रखना होगा। इसके लिए किरीट पारिक की समिति बनाई गई थी जिन्हें पेट्रोलियम पदार्थों के उचित और पोषणीय मूल्य के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न संख्या 115 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा।
देखिए इस प्रकार के प्रश्न कभी भी आपसे रिपीट किए जा सकते हैं और याद रखिएगा ये जो कमेटी थी ये 5 सदस्यीय कमेटी थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2010 में। प्रश्न संख्या 116 देखिए, पूछा जा रहा है कि ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्स नेट वर्म क्या है? तो इस टर्म से आप फैमिलियर रहेंगे। ये नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने के लिए एक दोषपूर्ण प्रोग्राम था। क्लियर है? तो यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 117। ये उस समय का करंट था लेकिन बस आपको टर्म से फैमिलियर रहना है। अगला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ग्रीन कोर्टों यानी ग्रीन न्यायालयों के सृजन से। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 117 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये एक्ट 2010 का है। इसके तहत न्यायालयों का सृजन किया गया और काम क्या है? पर्यावरण संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यावरण अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको आप कह रहे हैं ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना की। और स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 को। कहां पर? दिल्ली में। याद रखिएगा देश के 4 हिस्सों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पीठ बनाया गया। कहां 4 जगह? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। क्लियर है? अगला देखिए, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 118। पूछा जा रहा है कि 2008 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो जरा इसका करंट डेटा देख लीजिए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में कोंकणी भाषा के कवि दामोदर माउजो को दिया गया। ये फैक्ट आप करंट का याद रखेंगे। दामोदर माउजो कोंकणी भाषा के कवि हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 119। ये पुराना है, इसको छोड़ दीजिए। प्रश्न संख्या 120, ये भी उस समय का करंट है। बुकर, ये भी छोड़ दी। हाँ, इसमें बुकर पुरस्कार 2021 के बारे में देख लीजिए। डेमन गलगुट को दिया गया उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। तो याद रखेंगे बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया। अगला देखिए, ये 2010 के विजेताओं के नाम है नोबेल पुरस्कार। तो 2010 के विजेताओं के नाम आपको नहीं याद रखने हैं, आपको 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम याद रखने हैं। यदि हम चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2022 की बात करें तो डेविड जूलियस और आर्डम पटापाउटियन को दिया गया। डेविड जूलियस और आर्डम पटापाउटियन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022। यदि हम भौतिक की बात करें तो भौतिक के क्षेत्र में स्यूकुरो मनावे को और क्लाउस हैसलमैन को और जॉर्जियो पेरिसी को दिया गया। यदि हम रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बात करें तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला। यदि हम शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 की बात करें तो मारिया रेस्सा और दिमित्री मुरातोव को दिया गया। यदि हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंगलिस्ट और गुइडो इम्बेंस को दिया गया। ठीक है, तो इन नाम को आप याद रखेंगे 2022 के नोबेल पुरस्कार को। प्रश्न संख्या 123, ये पुराना है, इसको छोड़ दीजिए। ये भी उस समय का है। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया? ये रजनीकांत को नामित किया गया। 2021 का 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखिए 2022 का भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नाम घोषित हो चुका है। आशा पारेख को दिया जाएगा 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इन दोनों फैक्ट को याद रखेंगे क्योंकि कई बार करंट के और कई बार 1 साल पहले के पुरस्कार भी पूछ लिए जाते, दोनों आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 125, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये नए डेटा को इसमें याद रखना होगा, वो करंट में शामिल करा दिया गया है। प्रश्न संख्या 126, पूछा जा रहा है कि 16वें एशिया, ये भी पुराना है डेटा। यहां पर आपको नया डेटा याद रखना है कि जो 19वां एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में ये हांगझोउ चीन में होगा और जो 20वां एशियाई खेलों का आयोजन होगा वो 2026 में होगा नागोया जापान में। यहां पर आपको इन दो फैक्ट को याद रखना होगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 127, ये उस समय का करंट है। यदि हम 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2022 में बर्मिंघम यूके में किया गया, इसको देखें तो इस संस्करण में ऑस्ट्रेलिया ने 67 स्वर्ण पदक जीते और उसने कुल 178 पदक जीते और वो पहले स्थान पर रहा पहली बार। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत ने 22 स्वर्ण जीते, 16 रजत और 23 कांस्य जीते। किसमें? 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो बर्मिंघम यूके में हुआ था। और अगर भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत का चौथा स्थान था। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा कि जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन है वो 2026 में होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ 2010 का आईसीसी प्लेयर दिया जा रहा है, इसको नया डेटा देख लिया जाएगा 2022 का। अगला देखिए, ये भी पुराना है।
यहां पर एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि जो वैश्विक भूख सूचकांक 2021 है, उसमें विश्व की 116 देशों में भारत का स्थान 101 था। देखिए 2022 का भी डेटा आ चुका है, तो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के डेटा के अनुसार 121 देशों में भारत का स्थान कितना है? 107 है। याद रखेंगे, दोनों ईयर का आपको डेटा याद रखना होगा, 2021 का भी और 2022 का भी। 2021 में 116 देशों में 101वां स्थान और 2022 की में 121 देशों में 107वां स्थान भारत का है। वैश्विक भूख सूचकांक 2021-22 का ये डेटा है। अगला देखिए, यहां पर नया जो फैक्ट है उसको देख लीजिए। ये जो 40वें और 41वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में हुआ, वो कहां हुआ? कंबोडिया में। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए कि ये क्या है आसियान, तो याद रखिएगा 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत में उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 132। ये राष्ट्रमंडल खेल 2010 के बारे में है, तो ये पुराना डेटा है। इसमें नया आपको क्या याद रखना है? नया आपको याद रखना है कि जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल है 2022 का, ये कहाँ आयोजित हुआ? बर्मिंघम, यूके में। अभी आपने इसको पढ़ा भी था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन, ये उस समय फ्रांस में था, ये भी पुराना है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 135 में पूछा जा रहा है कि तेम्भाली गांव सितंबर 2010 में चर्चा में रहा। देखिए यहां का फैक्ट आगे भी पूछा जा सकता है, ये आधार परियोजना के कारण चर्चा में रहा। प्रश्न संख्या 135 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो तेम्भाली गांव है ये महाराष्ट्र में है और सितंबर 2010 में आधार परियोजना का शुभारंभ यहां से किया गया। और प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें सर्वप्रथम आधार कार्ड दिया गया? तो उनका नाम है रंजना सोनावड़े। तो ये नाम याद रखेंगे, रंजना सोनावड़े प्रथम भारतीय हैं जिन्हें सर्वप्रथम आधार कार्ड दिया गया। प्रश्न संख्या 136 देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये प्रश्न कई बार हो चुका है, यहां सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। याद रखिएगा, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है ये कहां पर है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां है? नई दिल्ली में। यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां है, तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 137 में पूछा जा रहा है कि समस्त विश्व में 17 नवंबर को विश्व सीओपीडी दिवस मनाया जाता है। इस सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये फुल फॉर्म होता है किसका? सीओपीडी का। यहां डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 137 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 138, पूछा जा रहा है कि विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा, विश्व में मदिरा का जो बृहत्तम उत्पादक है ये नए डेटा के अनुसार 2021 के डेटा के अनुसार इटली है, उसके बाद स्पेन है और उसके बाद फ्रांस है। ठीक है, तो याद रखेंगे, और बृहत्तम कहां हो गया? इटली का। ठीक, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 139। यहां पर सूची को आपको सुमेलित करना है। पहला नाम दिया गया है सूरज खां का, तो सूरज खां का संबंध किससे? ख्याल से, यानी आप ए को पहले के साथ कोरिलेट कर देंगे। यदि हम बात करें सादिक अली खां की, तो सादिक अली खां का संबंध वीणा वादन से है, यानी सी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। यदि हम पंडित अयोध्या प्रसाद की बात करें, तो पंडित अयोध्या प्रसाद का जो संबंध है वो पखावत से है, यानी आप बी को तीसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। और यदि हम बात करें वीरू मिश्रा की, तो इनका संबंध किससे है? तबला से, यानी डी को आप चौथे के साथ कर देंगे। तो आपका सही कूट क्या बन रहा है? 1 3 2 4, यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा 139 का। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 40 और आज के इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न। यहां पर भी आपको सूची को सुमेलित करना है। यहां पर एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ व्यक्ति है, तो हम लोग व्यक्ति की तरफ से चलेंगे। पहला नाम दिया है रसखान, तो रसखान का संबंध किससे? हिंदी साहित्य से, यानी ए को आप पहले के साथ कोरिलेट कर देंगे। यदि हम बात करें ज्ञानचंद्र जैन की, तो ज्ञानचंद्र जैन का संबंध किससे? उर्दू से, यानी बी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें सविता देवी की, तो इनका संबंध किससे है? संगीत एवं नृत्य कला से, तो इनको आप सी को तीसरे से, और सतीश चंद्र का संबंध चित्रकला से, तो यहाँ डी को फोर्थ के साथ, तो आपका 1 2 3 4, यानी यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न पत्र के 140 प्रश्न को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट करा दिया गया। जहां पर करंट से अपडेट की आवश्यकता थी वहां पर करंट से अपडेट किया गया, जहां पर अतिरिक्त फैक्ट्स की आवश्यकता थी वहां पर अतिरिक्त फैक्ट्स को उसके साथ कोरिलेट किया गया। अगली क्लास में नए प्रश्न पत्र के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।